Now let us see part 3, that is promoters contribution. अब इस चैप्टर से थोड़े से सिंपल चैप्टर है तो वो अपन देखते हैं, थियोरेटिकल है, मेन पॉइंट्स आपको याद रखना है, समझने का ज्यादा कुछ नहीं है। तो वहां लिखता है कि प्रमोटर्स ऑफ इशूअर, प्रमोटर का डेफिनेशन हमने देखा था, शैल कॉन्ट्रीब्यूट इन द पब्लिक इशू एज फॉलोज। इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज IPO, not less than 20% of the post issue capital, not less than 20% of post issue capital। अब ये एक वर्ड आता है देखो, post issue capital, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर हमारा कैपिटल ऑलरेडी 100 lakhs का है और अपन 400 लाख का इशू ला रहे हैं तो टोटल कितना होगा? इशू होने के बाद 500 होगा, तो 500 का 20% उनके पास होना चाहिए, ठीक है? नॉट लेस देन 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। तो जो प्री इशू कैपिटल ऑलरेडी है प्लस जो इशू हम लाने वाले वो टोटल मिलाकर के उसका 20% उनके पास रहना चाहिए। फिर आगे प्रोविजो लिखता है कि इन केस द पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रोमोटर्स इज लेस देन 20%, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स मे कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग द शॉर्टफॉल इन मिनिमम contribution as specified for promoters, subject to maximum of 10% of post issue capital। तो alternative investment funds जो है ये अपन बाद में देखेंगे क्या होते हैं, तो उससे फिर 10% तक लाया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है देखो, कि अगर अपना प्रेजेंट कैपिटल, प्रेजेंट यानी प्री इशू भी कहते हैं उसको, लेट अस राइट प्री इशू, प्री इशू अगर 100 है एंड न्यू इशू जो प्रपोज्ड इशू है IPO, तो आप कहेंगे ये 100 कहां से आए? अरे जब कंपनी फॉर्म होती है तो कुछ तो कैपिटल उसके पास होता है ना, वो नॉर्मली प्रमोटर्स का ही रहता है। और IPO अगर अपन मान ले 500 आ रहा है, अच्छा मान के चलते कि ये ऑलरेडी प्रमोटर्स के पास ही है, द फर्स्ट कैपिटल इज ब्रॉट बाय द प्रमोटर्स ओनली, 500 IPO आने वाला है तो टोटल हो जाएगा 600। तो 600 का 20% कितना आता है? 120। ये प्रमोटर्स के पास होना जरूरी है। सो इफ प्रमोटर्स ऑलरेडी हैव 100 तो इसमें से उनको कितना लेना पड़ेगा? 20। सो इफ दे टेक 20 ईयर, देयर टोटल शेयर होल्डिंग इन पोस्ट इशू कैपिटल विल बी 20%। तो यहां पे उनको सिर्फ 20 लेने की जरूरत है ताकि उनका 100 ऑलरेडी है प्लस 20 मिला के 120 हो जाएगा। तो इसको कहते हैं पोस्ट इशू कैपिटल। और अगर मान के चलते कि 100 में से पूरा प्रमोटर्स के पास नहीं है, मान के चलो कि सिर्फ 75 प्रमोटर्स के पास था और बाकी दूसरे लोगों के पास था, तो फिर 75 इनके पास ऑलरेडी है। अब 600 का 20% 120 आ रहा है, इसमें से 75 अगर ऑलरेडी है तो उनको जो बैलेंस है वो फिर लेना पड़ेगा, दैट इज 45। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। और प्रोविजो में दिया है कि अगर ये 20 नहीं लेते इधर तो फिर क्या है कि ऑल्टरनेट फंड्स जो है उसमें से अपन पैसा ला सकते हैं। सिंपल। देन इन केस ऑफ फर्दर पब्लिक ऑफर FPO, FPO में क्या होगा देखो, ईदर टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू और टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल। तो इनमें दो बातें क्या है कि या तो FPO के अंदर, तो ये तो था IPO, अब FPO में क्या होगा कि प्री इशू कैपिटल जो है, प्री इशू भी पब्लिक ऑफर वाला ही होगा, जो पहले अपन ने पब्लिक ऑफर निकाले थे पहले उसका होगा। तो मान लो कि वो ऑलरेडी 1000 lakhs है और FPO जो हम लाने वाले हैं फर्दर पब्लिक ऑफर वो रहेगा 3000। और मान के चलो कि ये जो ओरिजिनल 1000 था उसमें प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी है लेट्स टेक एज 250 ऑलरेडी है उनके पास,
किसके पास? प्रमोटर्स के पास। किसमें? ये 1000 में जो पुराना कैपिटल है, और एफपीओ 3000 आने वाला है, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा तुम्हारा 4000। इसको कहेंगे पोस्ट इशू कैपिटल। तो अब दो बातें उनको करनी है। देयर आर टू वेज इन विच यू कैलकुलेट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। यानी सवाल यह है कि एफपीओ के अंदर प्रमोटर को कितना लाना पड़ेगा। तो उसमें हम देखेंगे या तो जो प्रपोज्ड इशू है इसका 20% वो लेके आ जाए, यानी 3000 का अगर हम 20% देखें तो कितना आता है? 600। तो या तो 600 लाए, या फिर जो पोस्ट इशू है उसका 20% उनके पास होना चाहिए, यानी 800। तो अगर 800 में 250 ऑलरेडी है तो 250 अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 550। फिर इन दोनों में से लेंगे विच एवर इज लेस, क्योंकि जब बोला है कि आप ये भी कर सकते हो या ये भी कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? विच एवर इज लेस, है ना। तो दोनों में से जो लेस आएगा देखेंगे। तो 600 है प्रपोज का 20%, या फिर पोस्ट इशू कैपिटल का 20% मेंटेन करना है, तो उसमें 250 ऑलरेडी है, तो इसमें से 250 माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? 550। तो 550 या 600 विच एवर इज लेस, यानी कि 550। तो इस एफपीओ में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन चाहिए 550, ताकि पोस्ट इशू कैपिटल का 20% उनका मेंटेन होगा। और अगर उल्टा केस ले, यहां मैं आपको कहूं कि अगर इनका जो प्रमोटर्स का है वो सिर्फ 100 है, आउट ऑफ 1000 ओनली 100, तो अगर 100 800 में से माइनस करेंगे तो यहां 700 आएगा, और यहां पे 600 आ रहा है, फिर अपन लेंगे 600। तो विच एवर इज लेस लेने का है, यानी प्रपोज्ड इशू का या तो 20% लाओ, या पोस्ट इशू कैपिटल जो रहेगा उसमें 20% आपके पास होना चाहिए। तो जो ऑलरेडी है वो माइनस करके बैलेंस निकाल लो कितना लेने का है ना। तो इस तरह से अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये किसमें? एफपीओ के केस में। फिर आगे चलते हैं। इन केस ऑफ कॉम्पोजिट इशू ईदर टू द, अच्छा कॉम्पोजिट यानी कि पब्लिक कम राइट्स जो होता है, पब्लिक इशू प्लस राइट्स, उसको कहते हैं कॉम्पोजिट इशू। तो इसमें कहता है कि ईदर टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द प्रपोज्ड इशू साइज और टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल एक्सक्लूडिंग राइट्स कॉम्पोनेंट। यानी यहां पे क्या बोला है कि राइट कॉम्पोनेंट को छोड़ के अपन देखेंगे। तो कैसे निकालना है देखो, इसको भी बता देता हूं कि ये अपना प्रेजेंट यानी प्री इशू कैपिटल है मान लो 1000, और जो प्रपोज्ड है एफपीओ, तो एफपीओ के अंदर पब्लिक पोर्शन जो है, जो हम पब्लिक को देने वाले वो 3000 है, और जो राइट में जाने वाला है वो 2000 है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा। तो पोस्ट इशू कैपिटल जो अपन देखेंगे, तो पोस्ट इशू में ये 1000 और ये 3000 को ही अपन लेंगे, यानी पोस्ट इशू कैपिटल में राइट्स को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये 4000 आएगा। इस पे अपन कैलकुलेशन करेंगे। हालांकि राइट भी पोस्ट इशू कैपिटल में ऐड तो होगा, यानी कंपनी का टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा भी 1 + 5 विल बी 6, लेकिन प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन अपन इस पे नहीं निकालेंगे, वो सिर्फ पब्लिक पोर्शन पे निकालेंगे। तो अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास। ऑप्शन 1 20% ऑफ 3000 लेके आ जाओ, यानी वही 600, या फिर ऑप्शन 2 है 20% ऑफ 4000 माइनस ऑलरेडी हेल्ड। तो ये 1000 में जो प्रमोटर्स के पास ऑलरेडी है, मान लो कि अब उल्टा केस लेते हैं, तो मान लो कि 120 ही है उनके पास, प्रमोटर्स के पास 1000 में से, तो उसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 800 माइनस 120 इज इक्वल टू 680। फिर इनमें से लेंगे विच एवर इज लेस, यानी कि 600, यानी इनको 600 लाने का है। सिंपल। तो क्या किया हमने कि राइट पोर्शन जो है कॉम्पोजिट इशू में, राइट पोर्शन जो होता है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, उसमें प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। और ऑब्वियसली क्योंकि वे ओपन थोड़ी रहता है तो उनको खरीदना पड़ेगा। राइट तो जो प्रेजेंट शेयर होल्डर्स उनको उनके प्रोपोर्शन में दिया जाता है, तो इसमें प्रमोटर्स कहां से आएंगे बीच में कि हमको चाहिए, वो तो मांग ही नहीं सकते ना, बिकॉज दिस विल गो टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रोपोर्शन ऑफ द कैपिटल ऑलरेडी हेल्ड बाय देम, है ना। राइट सबको मालूम है।
फिर आगे चलते हैं। इन केस ऑफ पब्लिक इशू ऑफ पब्लिक इशू और कॉम्पोजिट इशू ऑफ कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज, यानी डिबेंचर्स अगर हम इशू कर रहे हैं, कौन से? कन्वर्टिबल वाले। मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शैल बी एज फॉलोज। द प्रमोटर्स शैल कॉन्ट्रीब्यूट 20% एज स्टिपुलेटेड इन द अबव 3 क्लॉजेस, जो हमने देखी अभी, ईदर बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स और बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। क्या समझ में आया? कुछ नहीं आया। अरे सिंपल देखो, ये एबीसी हमने देखे, तो ए में क्या था? ओनली पब्लिक ऑफर। बी में क्या था कि जो अपन ने 2 कैलकुलेशन देखे, एफपीओ के केस में आईपीओ, एफपीओ, और तीसरा केस है कॉम्पोजिट। तो ये जो 3 सिचुएशंस थे एबीसी, ये सेम अपने को फॉलो करने हैं इवन इन केस ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। तो अगर कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर रही है विच आर कन्वर्टिबल इनटू शेयर्स, तो वहां भी प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन लगता है, क्योंकि बाद में शेयर्स में कन्वर्ट होने वाले ना, इसलिए वहां भी कंट्रीब्यूशन लगेगा। तो अब ऑप्शन है प्रमोटर्स के पास कि या तो वो डिबेंचर्स खरीदे, कितने? तो वो 20%, और 20% डिबेंचर ले लेंगे, जो जब इसका कन्वर्जन होगा शेयर्स में तो ऑटोमेटिकली उनके पास 20% शेयर्स भी आ जाएंगे, है ना। या फिर वो क्या कर सकते हैं कि वो कंपनी को कह सकते हैं कि यार काई को तुम मेरे को डिबेंचर दे रहे, अभी डिबेंचर दूंगे, फिर बाद में कन्वर्जन करके शेयर्स दूंगे, एक काम करो कि डायरेक्टली शेयर्स दे दो, अल्टीमेटली तो शेयर्स ही लेना है ना, तो मेरे को अब बीच कन्वर्ट करके दे दो शेयर्स, काई को बाद में रुकेंगे, अब बीच कन्वर्ट करके दे दो। तो ऐसा उसमें लिखा है, देखो क्या लिखा है, ईदर बाय वे ऑफ इक्विटी शेयर्स, जितने इक्विटी शेयर्स निकलने वाले हैं वो 20% डिबेंचर्स लेगा अभी, फिर उसमें से शेयर्स कितने निकलने वाले वो पता है अपने को, तो वो शेयर्स ही पहले ले लेगा, सीधा बोलेगा मेरे को शेयर्स अलॉट कर दो, बाकी लोगों को डिबेंचर्स दो, उनके शेयर्स बाद में कन्वर्ट होंगे। और बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू कन्वर्टिबल सिक्योरिटी, दूसरा ऑप्शन है कि डिबेंचर्स लो और डिबेंचर्स में बाद में जब कन्वर्जन होगा तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन वो ले सकता है, प्रोवाइडेड दैट if the price of equity shares allotted pursuant to conversion is not predetermined and not disclosed in the offer document, promoter shall contribute only by way of subscription to convertible securities। यानी यहां फिर शेयर्स लेने का ऑप्शन खत्म हो जाता है। क्यों? सिंपल, अरे जब हमें प्राइस ऑफ कन्वर्जन ही नहीं मालूम तो वो कैसे कहेंगे मेरे को इतने शेयर्स दे दो, अरे कितने शेयर्स, वो तो मालूम ही नहीं है ना, तो फिर उसको डिबेंचर्स ही लेने पड़ेंगे, और फिर जब बाद में चल के हम प्राइस डिटरमिन करके कन्वर्जन करेंगे तो उसको कन्वर्जन करके शेयर्स लेने पड़ेंगे। ऐसा है। और दूसरा पॉइंट उसमें और एक है, शैल अंडरटेक, देखो आगे क्या कहता है, शैल अंडरटेक इन राइटिंग टू सब्सक्राइब टू द इक्विटी शेयर्स पर्सुएंट टू कन्वर्जन ऑफ सच सिक्योरिटीज। यानी इनको ऑप्शन नहीं रहता कन्वर्जन करना है नहीं करना। ये जो प्रमोटर्स है जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स अभी ले लेंगे, उनको ऑप्शन नहीं है, उनके लिए कंपलसरी कन्वर्जन करना ही पड़ता है। नहीं तो क्या देखा अपन ने पिछले गाइडलाइंस में, क्या देखा आगे कि अगर हम प्राइस बाद में डिटरमिन करने वाले हैं, जब ये सिचुएशन होती है कि प्राइस बाद में डिटरमिन होगा, याद है आपको पिछले लेक्चर या उसके पहले में हमने देखा था, तो वहां पर क्या होता है कि ऑप्शनल रखना पड़ता है कन्वर्जन। उसका लॉजिक समझाया था मैंने आपको कि अगर प्राइस बाद में डिटरमिन होगा कन्वर्जन प्राइस तो फिर ऑप्शनल होता है, लेकिन जो प्रमोटर्स ने ये डिबेंचर्स खरीदे हैं उनके लिए ऑप्शनल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर ऑप्शनल रहेगा तो वो बोलेंगे नहीं हमको शेयर में कन्वर्ट नहीं करना, तो जो रिक्वायरमेंट है कि उसको 20% शेयर्स मिलने चाहिए वो फिर फुलफिल नहीं होगा ना, इसलिए इनका जो कन्वर्जन है वो कंपलसरी रहेगा विदाउट ऑप्शन। तो इससे लिखा है शैल अंडरटेक, वो गारंटी देता है कि मैं कन्वर्ट करूंगा। तो लॉजिक समझ में आपको क्यों ये सब रिक्वायरमेंट है? हाँ, मैंने समझाया तो नहीं है स्टार्टिंग के चैप्टर के स्टार्टिंग में, लेकिन शायद आपको ना समझ में आया तो बता दूं कि ये पूरा जो रिक्वायरमेंट है प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन का, उसके पीछे लॉजिक बहुत सिंपल है कि जिन लोगों ने कंपनी को प्रमोट की है उनको तो कुछ शेयर्स लेने पड़ेंगे ना। आप पब्लिक को इन्वाइट करें कि आओ 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 शेयर्स लो, जैसे मैंने आइसक्रीम की दुकान डाली
और मैं खुद आइसक्रीम नहीं खा रहा, लोगों को बुला रहे आओ आओ मैं एक नंबर आइसक्रीम बनाता हूँ आप सब खाओ, तो कहेंगे अरे आप तो खा के दिखाओ साला, जिंदा रहते हैं कि मरते हैं, कैसा आइसक्रीम है किसी को मालूम नहीं। सो आई विल हैव टू ईट समथिंग, मैं खाऊंगा तो लोग कहेंगे हाँ ये खा रहा है, यानी अब सही चूंगा, मरने तो नहीं वाले अपन, चलो अपन भी खा सकते है ना। तो इस तरह का रिक्वायरमेंट है कि जिसने कंपनी डाली, जो कंपनी का प्रमोटर है, उसको विश्वास है क्या कंपनी के बिजनेस के अंदर, अगर है तो वो खुद पैसा लगाए, वो खुद पैसा लगाएगा तो पब्लिक कहती है कि हम भी पैसा लगाएंगे, और अगर वो खुद लगाने को तैयार नहीं है, वो कहता है नहीं मैं शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तो पब्लिक भी तो सोच में पड़ेंगे ना कि यार ये कंपनी स्टार्ट करने वाला आदमी यही इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो मालूम नहीं कंपनी का क्या होगा, भरोसा पैदा नहीं होता ना। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट कि प्रमोटर्स शुड कंट्रीब्यूट फर्स्ट, दे हैव स्टार्टेड द कंपनी, दे शुड कंट्रीब्यूट, हाउ मच, 20%, फिर बाकी पब्लिक डाल सकती है। तो ये उसका रिक्वायरमेंट। खैर फिर आगे चलते हैं क्लॉज बी। क्लॉज बी कहता है कि इन द केस ऑफ इशू ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स व्हिच आर कन्वर्टिबल ऑन एक्सचेंजेबल ऑन डिफरेंट डेट्स and if the promoter's contribution is by way of equity shares, conversion price being predetermined, such contribution shall not be at a price lower than the weighted average price of the equity share capital arising out of conversion of such security. आया कुछ? नहीं आया। Let's see. ऐसे सब कुछ समझ में आ जाता तो आप यहाँ क्यों आते, है ना। Why you would have purchased the DVD in the first place. चलो दिखाता हूँ मैं आपको क्या मतलब है उसका। उसका मतलब ये है कि हमने एक डिबेंचर इशू किया, राइट। डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपये, 100 रुपये पे ही इशू भी किया है, इशू प्राइस 100 रुपये एट फेस वैल्यू। अब हमने इसमें कहा है, पहले दोनों एग्जाम्पल लेता हूँ। तो अभी जो हमने देखा था, देखो कि अगर अपन ने डिबेंचर इशू करते समय ही कन्वर्जन प्राइस को फिक्स करके रखा है, प्री डिटरमिन यानी डिबेंचर के इशू करते समय ही हमने आपको बता दिया है कि हम ये 100 रुपए को कन्वर्ट करके आपको 4 इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं। पूरा 100 रुपए फुल्ली कन्वर्टिबल का एग्जांपल लेते हैं, ये पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और उसके आपको 4 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, यानी हर एक डिबेंचर में जो 100 रुपए का है आपको 4 इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाट इज द कन्वर्जन प्राइस? कन्वर्जन प्राइस इज ₹25 पर शेयर। सीधी बात है ना, 100 रुपए में आपको 4 शेयर मिलेंगे, यानी एक शेयर कितने में मिला? 25 रुपए में। तो अगर ये सीन है, प्री डिटरमिन्ड है, और अगर ऐसा इशू है तो फिर जो प्रमोटर्स है जिनको 20% लेना है वो क्या बोलेंगे कि देखो 10,000 डिबेंचर्स ऑफर कर रहे हैं पब्लिक को, 10,000 में से 2,000 हमको लेना है। तो आप एक काम करो, 2,000 डिबेंचर्स की जगह 2,000 इंटू 4 8,000 इक्विटी शेयर्स हमको अलॉट कर दो आज। तो यहां उनको 2 ऑप्शन रहते हैं। 2 ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 है कि वो शेयर्स डायरेक्टली ले ले। तो वो क्या करेंगे कि उनका जो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन डालना है, तो मान लो कि हम 10,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो उनको 10,000 में से 2,000 लेने का है, तो 2,000 डिबेंचर्स लेंगे। आगे चल के कितने शेयर्स मिलेंगे? 2,000 इंटू 4 8,000 मिलेंगे ना, तो वो सीधे 8,000 शेयर्स परचेस कर लेंगे। तो कहेंगे कि हमें 8,000 शेयर्स अलॉट कर दो डायरेक्टली एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर। इशू प्राइस वो इशू रहेगा 25 पर शेयर, जो इनको कन्वर्जन में मिलने वाले ये डायरेक्ट परचेस कर लेंगे। ऑप्शन 2 क्या है? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स खरीद लो और बाद में जब कन्वर्जन होगा तो कन्वर्जन में आपको ऑटोमेटिकली 8,000 शेयर्स मिल जाएंगे। तो पहले डिबेंचर्स, देन आफ्टरवर्ड्स शेयर्स। आया समझ में? क्लियर हुआ? दूसरा है कि अगर प्री डिटरमिन नहीं है, प्राइस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड, पहले से डिटरमिन नहीं है, यानी कन्वर्जन मान लो कि इसका जो कन्वर्जन है वो मान के चलते कि 6 महीने के बाद होने वाला है, तो हम 6 महीने के बाद प्राइस डिटरमिन करेंगे अगर ऐसा केस। तो फिर
यहां पे ऑप्शन रहेगा क्या? विल द प्रमोटर्स हैव एन ऑप्शन टू डायरेक्टली परचेज द शेयर्स? नो, क्योंकि ये जो प्राइस है 25 रुपए, ये प्री डिटरमिन है ही नहीं ना। तो अगर वो कहेगा मेरे को शेयर्स दे दो, तो कितने प्राइस पे देंगे? नोबडी नोस द प्राइस टुडे, वील नो द प्राइस आफ्टर 6 months बट नॉट टुडे। तो यहां उसको ऑप्शन नहीं रहता, यहां उसको एक ही ऑप्शन है एंड दैट इज टू परचेज डिबेंचर्स। तो उसको 20% डिबेंचर्स लेने पड़ेंगे और जब बाद में इनका कन्वर्जन होगा तो ऑटोमेटिकली उसको 20% शेयर्स भी मिल जाएंगे। अगर 20% डिबेंचर्स है तो ऑटोमेटिकली 20% शेयर भी मिलेंगे। ठीक है, तो देन ओनली वन ऑप्शन। तो ये 2 पॉइंट हमने देखे। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि अगर, अब देखो इंटरेस्टिंग बात, कि ये डिबेंचर था, फेस वैल्यू 100 रुपए, और कंपनी ने कहा है कि इसका कन्वर्जन करेंगे अपन। कैसे? तो लिखा है कि 3 महीने के बाद फेस वैल्यू जो 100 है उसमें से 25 रुपीज का एक शेयर आपको अलॉट कर देंगे, फिर 75 रुपए बचेंगे। 6 months के बाद 40 रुपीज का एक शेयर अलॉट कर देंगे। अभी कितना हुआ? 65 हुआ। और फिर लिखा है कि 1 साल के बाद आफ्टर 1 year जो बैलेंस बचा है आपका, अच्छा मैंने इधर कम कर दिया क्या, उसको थोड़ा सा कम कर देता हूं, ये 40 की जगह अपन लिखते हैं 30 कर देते हैं। तो अभी कितना बचा? 55 हो गया, तो 45 बचा। तो 1 साल के बाद 45 रुपीज का एक शेयर अलॉट करेंगे। इस तरह से, यानी इसको कहते हैं कन्वर्जन इन स्टेप्स। यानी जो कन्वर्जन होने वाला है वो स्टेप वाइज होने वाला है। 3 महीने बाद इसका 25 रुपए का एक शेयर दे देंगे, फिर 75 बचेगा फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, फिर उसमें से 30 रुपीज को कन्वर्ट करके एक शेयर देंगे 6 महीने के बाद, फिर जो बचा हुआ 45 है उसको कन्वर्ट करेंगे 1 साल के बाद और एक शेयर और आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको कितने शेयर मिलेंगे? 3 शेयर मिलेंगे टोटलिटी में। लेकिन सबका जो इशू प्राइस है वो अलग अलग है। देखो सबका इशू प्राइस अलग अलग है। एक शेयर का इशू प्राइस 25 है, एक का 30 है, एक का 45। ठीक है, अब यहां पर ये प्री डिटरमिन है, दिस इज प्री डिटरमिन। अब इसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है शेयर्स का, कि अगर प्रमोटर कहते हैं कि हमें शेयर्स दे दो, डायरेक्टली शेयर्स दे दो, तो फिर उसको शेयर्स दे तो देंगे, लेकिन इशू प्राइस क्या रहेगा? व्हाट विल बी द इशू प्राइस ऑफ द शेयर? 25, 30 के 45? तो वहां बोला है वेटेड एवरेज। तो आप वेटेड एवरेज निकालो। तो वेटेड एवरेज यानी वही है कि 3 शेयर हो गए और टोटल अमाउंट 100 रुपए। तो 100 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 33.33 पर शेयर, राइट। तो अगर ये शेयर्स लेता है तो उसका प्राइस क्या लेंगे अपन, यानी किस प्राइस पर अलॉट करेंगे? 33.33 एवरेज। और ऑप्शन 2 उसके पास क्या है? डिबेंचर्स लेने का। तो वो डिबेंचर्स ले लेगा और फिर कन्वर्जन पे उसको एक एक शेयर करके मिल जाएंगे 3 शेयर। तो फिर उसको एक शेयर मिलेगा 25 में, एक 30 में, एक 45 में। एवरेज वही आ जाएगा 33.33। सो फर्स्ट टेक डिबेंचर्स एंड देन टेक शेयर्स ऑन कन्वर्जन। और यहां कन्वर्जन क्या रहेगा? कंपलसरी। और वो भी जो पिछला केस देखा अपन ने, अच्छा ये लिख लो आप, जो पिछला केस देखा अपन ने कि जहां पर प्राइस बाद में डिटरमिन होने वाला रहता है, तो वहां उसको डिबेंचर लेने पड़ते हैं, लेकिन विद अ फर्म कमिटमेंट दैट ही विल कन्वर्ट दीज डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। ठीक है, तो मैं कहता तो हूं देखो सिंपल है, कुछ समझाने का नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें निकल के आई जाती है। इंटरेस्टिंग ना? चलो आगे चलते हैं। अगर आपको लिखना नहीं होता तो क्या करने का? पॉज करके लिखने का। चलो, then subject to provisions of clause A and B above, in case of an initial public offer IPO of convertible debt instruments,
without a prior public issue of equity shares, the promoter shall bring in a contribution of at least 20% of the project cost in the form of equity shares, subject to contributing at least 20% of the issue size from their own funds in the form of equity shares. अब ये क्या बोल रहा है कि अगर हमने पहले IPO ऑफ शेयर्स कभी निकाला ही नहीं है, यानी पहली बार ही अपन सीधे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, तो ये कैसे होता है कि हम 10-12 दोस्तों ने मिलकर कंपनी डाली, पहले तो हमने थोड़ा थोड़ा शेयर्स लेके आ गए, IPO नहीं आया, जस्ट सम शेयर्स वी हैव गॉट, एंड देन वी आर कमिंग आउट विद एन IPO ऑफ कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. हमारा पहला ही जो IPO है वो शेयर्स का ही नहीं, सीधा कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का हम IPO ला रहे, जो बाद में फिर कन्वर्ट होकर शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो फिर क्या करना है, तो फिर बोला है कि प्रोमोटर्स शैल ब्रिंग, यानी कंपल्सरीली उनको 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में लाना ही पड़ेगा, कंपल्सरी. यानी अभी तक हम देख रहे थे, देखो ऑप्शन है, या तो शेयर्स ले या वो डिबेंचर्स ले, और डिबेंचर्स बाद में कन्वर्ट होंगे, लेकिन यहां वो ऑप्शन नहीं है, यहां उसको शेयर्स में ही लाना पड़ेगा. ही हैज टू टेक 20% ऑफ शेयर्स, यानी शेयर्स लेने पड़ेंगे कितने, 20% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट, उसको लाना कंपल्सरी. और ये पैसा भी खुद का लाना पड़ेगा, ओन फंड्स. Provided that if the project is to be implemented in stages, the promoter's contribution shall be with respect to total equity participation till the respective stage, that is vis-a-vis debt raised or proposed to be raised through the public issue. यानी अगर डेट भी हम बार बार लेने वाले हैं, स्टेजेस में अगर है, ये प्रोजेक्ट इज टू बी इंप्लीमेंटेड इन स्टेजेस, तो फिर ये भी जो 20% लाने वाला है वो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% लाएगा क्या, नहीं, वो भी स्टेजेस में लाएगा. जैसे प्रोजेक्ट कॉस्ट, हमारा टोटल प्रोजेक्ट 1000 करोड़ का है, लेकिन अभी हम 250 करोड़ रेस कर रहे हैं, फिर 250, फिर 250, फिर 250 करेंगे, तो प्रमोटर्स भी क्या करेंगे, 250 का 20%, 250 का 20%, 250 का 20 और लास्ट में 250 का 20, इस तरह से लाएगा. ऐसा नहीं कि पूरे उसका 20% एक साथ लाने का है, तो वो भी स्टेजेस में लाएगा. सिंपल. देन इन केस ऑफ अ फर्दर पब्लिक ऑफर, FPO, or a composite issue where the promoters contribute more than the stipulated minimum promoters contribution. अब promoters का contribution ज्यादा भी तो हो सकता है. promoters contribution 20% लाना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि 20 से ज्यादा वो नहीं ला सकते, बिल्कुल ला सकते हैं, they can bring 30%. तो ये जो excess वाला होता है, more than the minimum promoters contribution, the allotment with respect to excess contribution shall be made at a price determined in terms of provisions of Regulation 76 or the issue price whichever is higher. अब ये Regulation 76 जो है ये प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट का है, ये वक्त आने पे मैं आपको बताऊंगा, ये अभी नहीं बता सकता, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, तो वो वक्त आने पर अपन देखेंगे. रेगुलेशन 76 जब देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. और इशू प्राइस विच एवर इज हायर, इशू प्राइस है जो पब्लिक को हम इशू कर रहे हैं, या तो वो, या फिर एक रेगुलेशन 76 में उसका प्राइसिंग निकालना पड़ता है, वो बताऊंगा कैसे निकालते हैं. उन दोनों में से जो ज्यादा होगा उस पे लाना पड़ेगा. कौन सा कॉन्ट्रीब्यूशन, जो एक्सेस वाला है, इन एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी 20% तो लाना है उसको. अब उसके ऊपर अगर कुछ लाता है तो वो जो ऊपर वाला है उसका प्राइसिंग इस तरह से निकालेंगे. और जो मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है वो तो जो पब्लिक इशू प्राइस है उसी पे आता है. Then promoters shall satisfy the requirements of this regulation at least 1 day prior to the date of opening of the issue. तो ये अपन ने पहले गाइडलाइंस पे देखा था ना, सीए का सर्टिफिकेट भी लगता है, एक दिन पहले उसको अपना पैसा ले आने का है. ऐसा नहीं कि पब्लिक इशू करेंगे फिर बाद में हमारा पैसा डालेंगे, नो. बॉक्स है कैपिटल, यानी कि एक बॉक्स, यू कैन से मनी बॉक्स, तो सबसे पहला पैसा किसका जाएगा, प्रमोटर का, बाद में पब्लिक का आएगा. तो इशू ओपनिंग के एक दिन पहले उसको लाना पड़ता है. And shall be kept in an escrow account with a scheduled commercial bank and shall be released to the issuer यानी company along with the release of the issue proceeds. Provided that where the promoter's contribution has already been brought in and utilized, यानी वो जो अपन ने देखा था कि पहले का उसका है इतना, तो 20% में से माइनस कर रहे थे,
तो वो अमाउंट अभी थोड़ी ला रहा है, वो तो पहले से है उसका, और वो तो यूज भी हो चुका है कंपनी के एसेट्स के अंदर। तो उसके लिए क्या बोलता है, इशूअर शैल गिव द कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्क्लोजिंग द यूज ऑफ सच फंड्स इन द ऑफर डॉक्यूमेंट। तो 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल जो हम निकाल रहे थे, उसमें से फिर उसका पुराना जो है माइनस कर रहे थे, और जो डिफरेंस है उसको लाने का ऐसा बोल रहे थे। तो अभी जो लाने का है वो अभी एक दिन पहले लेके आ जाएंगे, ओपनिंग के एक दिन पहले। जो पुराना है उसका क्या, वो तो कंपनी के पास आ भी गया था, वो तो यूज भी हो गया है, तो उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने को देना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस के अंदर, कि वो पैसा कितना आया था और कैसे कैसे उसको यूज किया है, कहां कहां यूज किया है। And provided further that where the minimum promoter's contribution is more than 100 crore rupees, 100 crore के ऊपर है, then the promoter shall bring at least 100 crores before the date of opening of the issue, and the remaining amount may be brought on pro rata basis before the calls are made to public. यानी ये क्या केस है अभी, ये ऐसा है कि सपोज हम शेयर्स इशू कर रहे हैं पब्लिक को, कितने में, 80 रुपए में, 10 रुपीज फेस वैल्यू, 70 रुपीज प्रीमियम। तो दो तरह के इशू होते हैं, एक तो फुल्ली पेड इशू, स्टार्टिंग में ही अपन सबसे पूरा पैसा बुला लेंगे, तो फिर प्रमोटर से भी पूरा पैसा बुला लेंगे 80 रुपए। और अगर अपन कॉल्स रख रहे हैं, यानी अभी अलॉटमेंट के टाइम में हम आधा बुला रहे 40 रुपए, और बाकी जो 40 है वो 20-20 करके 2 कॉल होने वाले हैं। और प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 100 करोड़ के ऊपर अगर जा रहा है टोटलिटी में, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज मान लो कि 600 करोड़, तो फिर उसका 100 अभी जमा करा लेंगे इमीडिएटली, या जितना पब्लिक से लिया उतना अगर वो ज्यादा है तो, और फिर जैसे जैसे पब्लिक पे कॉल करेंगे वैसे वैसे प्रमोटर्स पे भी कॉल करके बाद में बुलाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ के नीचे है तो वो पूरा एक साथ ही बुलाना पड़ता है, फुल्ली पेड। पब्लिक पे कॉल करेंगे लेकिन प्रमोटर्स का पूरा पैसा इमीडिएटली इशू के पहले आ जाना चाहिए, अगर 100 करोड़ से कम है तो। और 100 करोड़ से ज्यादा है तो फिर उसको प्रोराटा बेसिस पे रख सकते हैं, 100 जमा कर दो और उसके ऊपर का जो है वो फिर जैसे जैसे कॉल होंगे वैसे वैसे तुमसे भी बुलाए जाएंगे। और जब जब कॉल होगा तो कॉल में प्रमोटर को पैसा पहले लाना है, बाद में पब्लिक पे कॉल होगा। ऐसा फिर एक्सप्लेनेशन तो कोई काम के नहीं है। वो ये पोस्ट इशू एक्सपांडेड कैपिटल, assuming full proposed conversion of debentures into equity shares, so and so and so, weighted average, कोई काम का नहीं है। Then securities ineligible for minimum promoters contribution, कौन से सिक्योरिटी एलिजिबल नहीं है, यानी उसको प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, तो उसमें लिखता है for the computation of minimum promoters contribution the following shall be not eligible. Number 1, specify securities along with acquired during the preceding 3 years if they are acquired for consideration other than cash and revaluation of assets or capitalization of intangible assets is involved in such transaction. तो अभी जैसे हमने कहा कि प्री इशू कैपिटल है, फिर प्री इशू में कुछ प्रमोटर्स के पास, तो उसको अपन प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मान लेते ना, लेकिन वो तब मानेंगे जब ये शेयर्स उसने कैश कंसिडरेशन में लिए होंगे। लेकिन अगर ये कंसिडरेशन इन काइंड में इशू हुए थे, पुराने वाले कंसिडरेशन इन काइंड, और वो भी कैसे कि हमने इंटेंजिबल एसेट्स को रिवैल्यू करके उसको दिया है, यानी जैसे हमने गुडविल रिकॉर्ड किया और ऐसे कोई इंटेंजिबल एसेट को रिकॉर्ड करके उसमें से हमने इनको शेयर्स दिए हैं, तो वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल को रिकॉर्ड करना इज कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, उसमें अंदर फिर रिजर्व बनता है, वो रिजर्व हमने उनको शेयर्स बांटे हैं, तो वो प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होंगे। वो तो फ्री के शेयर्स है ना, कंट्रीब्यूशन का मतलब जिसमें तुमने पैसा लाया हो, या फिर रिजल्टिंग फ्रॉम बोनस इशू by utilizing revaluation reserve or unrealized profits of the issuer or from bonus issue against equity share which are ineligible for minimum promoters contribution. यानी ये ऊपर वाला कहने का मतलब कि बोनस शेयर्स दिए थे, बोनस कहां से दिए, तो भाई हम प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके बोनस देते ना। अगर वो प्रॉफिट रियलाइज्ड वाला प्रॉफिट हो,
जैसे कि P&L अकाउंट से प्रॉफिट आया, वो रियलाइज्ड है, इनकम हैज बीन जनरेटेड, मनी हैज कम, उसमें से अगर हम बोनस देंगे तो वो काउंट होंगे, उसको हम प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मानेंगे। लेकिन रिवैल्यूएशन रिजर्व से दिया, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है? नॉन रियलाइज प्रॉफिट, वो सिर्फ एसेट के रिवैल्यू से आया हुआ है, उससे हमने बोनस दिए तो वो काउंट नहीं होगा। या फिर अनरियलाइज प्रॉफिट से अगर दिया, कोई भी अनरियलाइज प्रॉफिट को रिकॉर्ड किया है और उसको बोनस में कन्वर्ट किया तो वो भी काउंट नहीं होगा, क्योंकि रियलाइज नहीं है, पैसा नहीं है। एंड बोनस इशू अगेंस्ट इक्विटी शेयर्स विच आर इनएलिजिबल, यानी ये ऊपर वाले देखो, ये इक्विटी शेयर्स इनएलिजिबल है, इसके ऊपर बोनस दिए तो वो बोनस भी इनएलिजिबल रहेंगे। ओरिजिनली इनएलिजिबल है तो उसके ऊपर बोनस मिला है तो वो बोनस भी इनएलिजिबल रहेगा। Then, specified securities acquired by promoters and alternate investment funds during the preceding 1 year at a price lower than the price at which the specified securities are being offered to public. यानी अपन आईपीओ या एफपीओ में जो प्राइस पे शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, मान लो 80 रुपए में ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, इशू प्राइस कितना है अपना 80। प्रमोटर कहता है अरे मेरे पास देखो मैंने 6 महीने पहले शेयर्स लिए थे, तो उसको काउंट कर लो, कैश में लिए थे मैंने, कैश में लिए थे तो उसको काउंट कर लो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो हम कहेंगे कितने में लिए थे? बोलते 60 में लिए थे, 60 में, हाँ काउंट नहीं होंगे, they will not be considered as promoters contribution unless he brings in the balance 20, क्योंकि उसको ऑफर दिया था कम और यहां ज्यादा पब्लिक को। तो देखो, अच्छा चलो मैं इसका लॉजिक समझाता हूं क्यों लिखा है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 20% लाने का, ऐसा बोला तो वो कहेगा एक काम करो, मैं पहले कुछ शेयर्स कंपनी से खरीद लेता हूं 60 में, फिर अपन 6 महीने बाद पब्लिक ऑफर निकालेंगे 80 में, फिर मैं कहूंगा देखो मैंने जो शेयर्स लिए थे वो ऑलरेडी मेरे पास है, तो दैट इज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो इस तरह से पब्लिक को उल्लू बनाने की कोशिश है ना, आप सस्ते में ले रहे, पब्लिक को महंगे में दे रहे, गलत बात। तो यहां लिखा है कि अगर आपने सस्ते में लिए होंगे पिछले 1 साल के अंदर तो वो शेयर्स काउंट नहीं होंगे, और अगर काउंट करवाना है तो एक काम करो कि जो डिफरेंस है वो लेकर आओ, डिफरेंस लेकर आओ, कंट्रीब्यूट द डिफरेंस, देन विल काउंट इट एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। तो वहां लिखा है देखो कि 1 साल के अंदर अगर कुछ शेयर्स उसको अलॉट हुए थे एट अ प्राइस लोअर देन द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू पब्लिक इन दी आईपीओ, then provided that nothing contained in this clause shall apply, यानी ये जो क्लॉज है इसके लिए प्रोविजो है, तो यहां लिखता है कि नथिंग इन क्लॉज शैल अप्लाई, यानी कि हम उसको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन में काउंट कर लेंगे। कब? इफ द प्रमोटर और द ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एज एप्लीकेबल pay to the issuer the difference between the price at which the securities are offered in the IPO and the price at which they have been offered to them. तो 60 में उनको दिया, पब्लिक को 80 में दे रहे, so if promoters say that okay we'll bring 20, we'll bring in the difference, तो फिर उनके शेयर्स काउंट कर लिए जाएंगे। या फिर if such specified securities are acquired in terms of amalgamation scheme, अगर ये 1 साल के अंदर जो अमालगमेशन हुआ था, मान लो कि अभी दिसंबर में अमालगमेशन हुआ था और इधर जून में अपन आईपीओ ला रहे, तो वो शेयर्स उसको अमालगमेशन में मिले थे, अगर जहां हाई कोर्ट का ऑर्डर होता है, अमालगमेशन में हाई कोर्ट ऑर्डर, उससे उसको मिले थे, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको काउंट कर लेंगे, दे विल बी काउंटेड एज प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन। अब आप कहेंगे तो क्या हुआ, सस्ते में दिए थे ना, अरे सस्ते में दिए थे लेकिन हाई कोर्ट ने ही वो प्राइस डिटरमिन किया था ना 60 रुपीज का, तो फिर चलेगा। तो यहां पे बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि तुम खुद उल्लू मत बनाओ, यानी तुम पहले खुद को शेयर्स दे दोगे प्रमोटर्स को 60 रुपीज में और फिर पब्लिक इशू निकालोगे 80 रुपीज में, तो तुम पब्लिक को उल्लू बना रहे। हो सकता है कि यहां भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर 80 हो लेकिन तुम 60 में ले रहे और फिर आईपीओ 80 में निकाल रहे, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर ये शेयर्स पुराने अमालगमेशन के अंदर मिले थे तो उस वक्त का वैल्यू इतना होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू इतना होगा, इसीलिए तो तुमको दिए ना, फिर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो अब आईपीओ ज्यादा पे आ रहा है, तो फिर वो तो जस्टिफाइड है। उसमें प्रमोटर ने कुछ पर्सनल बेनिफिट निकाला है क्या, फायदा किया है क्या? नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर था।
फिर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन उसमें एक पॉइंट और है, आगे देखो, अप्रूव बाय हाई कोर्ट बाय प्रमोटर्स इन ल्यू ऑफ बिजनेस। इन ल्यू ऑफ बिजनेस यानी उन्होंने बिजनेस ट्रांसफर किया कंपनी को और कंपनी से उनको क्या मिला, शेयर्स। एंड इन्वेस्टेड कैपिटल दैट हैड बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर प्रायर टू सच अप्रूवल। यानी हाई कोर्ट में केस आने के पहले अमालगमेटिंग कंपनी में हमारे पास ये शेयर्स 1 साल से पुराने थे, यानी काफी समय से हमारा इन्वेस्टमेंट है अमालगमेटिंग कंपनी में, फिर उसका अमालगमेशन हुआ और अमालगमेशन में हमको यहां से शेयर्स मिले, तो वो फिर एक्सेप्टेबल हो जाते हैं अगर पुरानी कंपनी में 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए एसेट्स है तो इन्वेस्टेड फंड्स। Thirdly, to an IPO by government company, statutory authority or a corporation or any special purpose vehicle set up by any of them for infrastructure projects. तो यहाँ पे प्रमोटर कौन है, गवर्नमेंट खुद है, तो गवर्नमेंट को ही पहले सस्ते मिले थे, अब आईपीओ महंगे में निकाल रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। देन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉटेड। अब वापस से डिस्क्वालिफिकेशन वाले देखते हैं, सी पॉइंट। Specified securities allotted to promoters and alternate investment funds during the preceding 1 year at a price less than the issue price against funds brought in by them during that period in case of an issuer formed by conversion of one or more partnership firms where the partners of the erstwhile partnership firms are the promoters of the issuer and there is no change in the management. क्या मतलब उसका कि पिछले 1 साल में हमारे फर्म्स थे, हमने वो फर्म्स को कन्वर्ट किए, पार्टनरशिप फर्म था, 4 पार्टनर थे, आप तो जानते हैं कौन 4 पार्टनर थे, फारूक, कैटरीना, प्रियंका एंड दीपिका। फिर हमने क्या किया कि फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया और कंपनी में कन्वर्ट करके हमने वहां से शेयर्स ले लिए, तो हमने पूरा बिजनेस जो है फर्म का वो कंपनी को ट्रांसफर किया, कंपनी से हमको क्या मिल गए, शेयर्स। फिर 4-6 महीने के बाद हम पब्लिक इशू निकाल रहे, तो वो जब पब्लिक इशू निकालेंगे तो ये हमारे पास जो पुराने शेयर्स है जो कन्वर्जन में मिले हैं, क्या उनको हम काउंट करेंगे, तो यहां लिखा है नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर उसका भी प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अलॉटेड टू प्रमोटर्स अगेंस्ट कैपिटल एग्जिस्टिंग इन सच फर्म्स फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस शैल बी एलिजिबल। यानी अगर हम प्रूव करें कि ये हमारा जो कैपिटल था फर्म में जिसके बदले हमको शेयर्स मिले हैं कंपनी से, ये हमारा कैपिटल फर्म में 1 साल से पुराना है, कंटिन्यूअसली होल्ड करके रखा है हमने, यानी हमारा जो इन्वेस्टमेंट है फर्म के कैपिटल में वो 2 साल पुराना, 3 साल 4 साल पुराना है, अभी का नहीं है, बहुत पुराना, तो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, मोर देन 1 ईयर ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, तो फिर वो एलिजिबल है। वरना फर्म के कन्वर्जन पे अगर यहां से मिला तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा अगर उसका प्राइस लेस है तो। यानी कैसे, देखो इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। तो क्या हुआ कि यहां हमारी फर्म थी, कौन कौन थे, प्रियंका, कैटरीना, फारूक, दीपिका, PKFD फर्म। तो इसमें अपने जो कैपिटल थे वो बहुत पुराने हैं, 2009 से मान लो कि अपना कैपिटल है सबका, और अभी हमने 2015 में इसको कन्वर्ट किया इनटू कंपनी। तो जब कंपनी में कन्वर्ट हुए तो हमने शेयर्स अलॉट किए, शेयर्स अलॉटेड टू दीज पार्टनर्स। तो यहां पार्टनर्स जो थे PKFD और इनका जो कैपिटल था, तो उसके बदले हमने क्या किया कि शेयर्स अलॉट कर दिए सबको। तो शेयर्स जो अलॉट किए वो किए 55 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। कितने में अलॉट किए, 55 पर शेयर में अलॉट किए। लेकिन देखो इनका कैपिटल सबका 2009 से और अभी अपना 2015 चल रहा है, और ये 15 भी कब, जून 2015। और फिर दिसंबर 15 में यानी 1 साल के अंदर अपन क्या निकाल रहे, विद इन 1 ईयर
1 साल के अंदर अपन निकाल रहे पब्लिक इशू IPO, और ये IPO आ रहा है 80 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, 80 रुपए, तो इनको तो कम में दिया था। तो ये जो कैपिटल है इनका, चारों प्रमोटर्स का कैपिटल यहां जो उसको मिला हुआ है, ये अपन काउंट करेंगे क्या यहां प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन के अंदर? तो आंसर है यस, कर लेंगे, क्योंकि ये कैपिटल जो इनका, जिनके बदले इनको हमने शेयर्स दिए थे, ये कैपिटल 1 साल से पुराना है, तो चल जाएगा। लेकिन मान लो कि इन्होंने 2015 फरवरी में ही कंपनी चालू की, 2015 फरवरी में ही कंपनी चालू की, पार्टनर ने कैपिटल लाया, जून में कन्वर्ट करके शेयर्स दे दिए, और फिर दिसंबर में हम अलॉटमेंट कर रहे, IPO ला रहे, फिर इसको काउंट करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 1 साल के अंदर वाले, फिर उनको काउंट नहीं करेंगे। लेकिन 1 साल के पुराने हैं तो काउंट करेंगे। या फिर अगर ये प्राइस 80 रुपए या उससे ज्यादा हो तो भी काउंट कर लेंगे। अगर ये ऑफर प्राइस 80 से ज्यादा है तो प्रॉब्लम है ही नहीं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तब है जब ये प्राइस जो इनको अलॉट किया था वो ये 80 से कम है। आया समझ में? वेरी गुड, चले आगे। लास्ट में लिखा है स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज प्लेज्ड विथ एनी क्रेडिटर। प्लेज्ड, अगर ये लोगों ने, प्रमोटर लोगों ने, उनके जो शेयर्स है कंपनी के, वो कहीं प्लेज करके रखे हैं, गिरवी रखे हुए हैं, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि कौन से शेयर्स काउंट होंगे? विच आर फ्री फ्रॉम चार्ज, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ चार्ज। और सेकेंड पॉइंट में वही लिखा है कि अगर ये अमालगमेशन स्कीम में मिले हुए शेयर्स है तो उसको हम काउंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे चलते 34, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट एप्लीकेबल इन सर्टेन केसेस। यानी कौन से केस में मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल नहीं है? तो वहां लिखता है वेयर द इशूअर डज नॉट हैव एनी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, कोई प्रमोटर ही नहीं है कंपनी का, पुराने कंपनी होते हैं सब प्रमोटर जिन्होंने उस वक्त स्टार्ट किए थे सब मर चुके हैं, अब पूरा पब्लिक ही उसका शेयर होल्डर है, कोई प्रमोटर है ही नहीं, तो फिर प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं रहेगा, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। या फिर FPO where the equity shares of the issuer are not infrequently traded, यानी कि they are frequently traded in a recognized stock exchange for a period of at least 3 years and the issuer has a track record of dividend payment for at least immediately preceding 3 years। यानी पिछले 3 साल में डिविडेंड पेमेंट भी है और इनका फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग होते रहता है, दे आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड सिक्योरिटीज। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है, पिछले 3 साल में फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग है, यानी ऐसा नहीं कि 6-8 महीने तक कोई एक भी शेयर बिकता ही नहीं है, नहीं, कंटिन्यूसली बिकते रहते हैं शेयर्स, एंड उनका डिविडेंड पेमेंट का भी रिकॉर्ड है, अच्छा रिकॉर्ड है, तो फिर वहां प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि कंपनी अपने पैरों पे खड़ी है एंड इट्स अ गुड कंपनी। जो गुड कंपनी है, इट इज ऑलरेडी स्टैंडिंग, उसको प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत है ही नहीं, वहां पब्लिक पैसा वैसे ही लगा सकती है। दे डोंट नीड अ गारंटी ऑफ प्रमोटर्स। बेसिकली गारंटी कब लगती है? जब नई कंपनी होती है। मैंने कहा ना लॉजिक क्या है इसके पीछे, कि जिन लोगों ने कंपनी बनाई, जो प्रमोटर्स है, वो पहले पैसा लगाए तो पब्लिक भी लगाए, है ना। तो ये लॉजिक कब ये होता है? जब नई कंपनी होती है, कोई न्यू कंपनी होती है, कि उसका बिजनेस अभी तक टेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर 3 साल से बिजनेस भी चल रहा है, 3 साल से डिविडेंड भी पे कर रही है और शेयर मार्केट पे उसका ट्रेडिंग भी चल रहा है, सब अच्छा है, ये नहीं कि कंपनी अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, अब उसको प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है, पब्लिक कैन इन्वेस्ट मनी एनीवेज। Provided that where the promoter proposed to subscribe to the specified securities offered to the extent greater than the higher of the two options available under B of 1 of 32, जो अपन ने देखा था, higher of the two, the subscription in excess of the percentage
shall be made at a price determined in accordance with regulation 76 or issue price whichever is higher. ये तो देखा ही था हमने, फिर से लिखा है. इसमें क्या है कि तुम्हारा वो जो हमने निकाले थे ना कि एक 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू और एक 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, तो एक प्रपोज्ड इशू कर लेते हैं अपन, एक पोस्ट इशू कर लेते हैं, फिर दोनों में से निकालते हैं. तो खैर एक में आया था अपना जैसे 60 और एक में आया 750, तो वैसे तो मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन होता है 600, ठीक है, इतना तो उसको डालना है. लेकिन यहां क्या बोला है कि अगर दोनों लिमिट में जो हायर है यानी 750, इससे भी ज्यादा अगर वो लेता है, उससे भी ज्यादा लेता है, तो ये हो गया मिनिमम, ठीक है. और अगर ज्यादा वाला ले तो आएगा 750, ये हो गया मैक्सिमम जो ले सकता है एज पर दी रिक्वायरमेंट. लेकिन अगर उसने लिया 900, तो ये जो ज्यादा लिया 150, इसका जो अलॉटमेंट है वो कैसे करेंगे अपन, दो वैल्यूज निकाल करके, एक तो इशू प्राइस जिस पर हमने पब्लिक को दिया वो, या फिर रेगुलेशन 76 में कैलकुलेशन है उससे प्राइस निकलता है वो, विच एवर इज हायर, उस पर अलॉटमेंट किया जाएगा. और आखिरी में लिखा है राइट्स इशू. ये अपन ने पहले ही देखा, राइट इशू में प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नहीं होता, नो रिक्वायरमेंट. और फिर एक वर्ड था फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग एंड इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफ्रीक्वेंट ट्रेडिंग? इनफ्रीक्वेंट किसको कहेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी हो तो फ्रीक्वेंटली कहेंगे, और कितनी नहीं हो तो इनफ्रीक्वेंट कहेंगे. तो उसका डेफिनेशन दिया देखो, हालांकि कुछ डेफिनेशन दिया नहीं है. वहां लिखा है इनफ्रीक्वेंट ट्रेडेड have the same meaning as assigned to them in explanation to sub-regulation 5 of regulation 20 of CB, substantial acquisition of shares and takeover regulations of 1997, and the reference date for the purpose of computing the annualized trading turnover shall be the date of filing the offer document. तो उसको जाने दो, अपने काम का नहीं है. फिर चलते हैं, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना हो गया अपने को समझ में आ गया. अब उसका लॉक इन पीरियड देखते हैं. तो मिनिमम तो बोला कि भाई प्रमोटर ने 20% लाना चाहिए, चलो वो लेके आ गया, और कहेगा अच्छा पब्लिक भी लेके आ गई, क्या अलॉटमेंट हो गया सबको, चलो मैं नेक्स्ट डे बेच के निकल जाता हूं. तो ऐसा नहीं है, आपको लाना है, ये एक बात हुई. अब आपको वहां रहना है, ये दूसरी बात. लॉक इन पीरियड कहते हैं उसको. यू कैनॉट सेल योर शेयर्स विद इन द लॉक इन पीरियड. तो वो लॉक इन पीरियड क्या है वो अपन देखते हैं. तुम्हारा लिखा देखो, save as otherwise provided in this chapter, specify securities held by promoters and persons other than promoters shall not be transferable. other than promoter में वो आते हैं जो funds होते हैं. shall not be transferable from the date of allotment of the specified security in the proposed public issue for the period stipulated in this chapter. अब period क्या है तो देखो, then the certificate of prescribed security which are subject to lock-in shall contain non-transferable and the lock-in period. And in case such specified securities are dematerialized, issuer shall ensure that lock-in is recorded by the depository. तो ये लिखा रहता है ये शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, नॉन ट्रांसफरेबल फॉर 3 years, ऐसा उस पर लिख के आता है अगर सर्टिफिकेट बेस्ड स्क्रिप्ट है तो. और डीमैट में है तो डीमटेरियलाइज कंपनी जो है डिपॉजिटरी, वो नोट करके रखती है कि ये शेयर ट्रांसफरेबल नहीं है. And where the specified securities which are subject to lock-in are partly paid up and the amount called up on such securities is less than the amount called up on the specified securities issued public, the lock-in shall end only on expiry of 3 years after these specified securities have become pari passu with the specified securities issued to public. यानी कि देखो यहाँ क्या लिखा है कि अगर हमने प्रमोटर को दिया और पब्लिक को भी दिया, PRO प्रमोटर, PUB पब्लिक, इनको दिया अपन ने 40 रुपए में, अभी टोटल 100 रुपए है लेकिन इनसे कॉल किया 40 और इनसे कॉल किया अभी 60. पब्लिक से 60 रुपए कॉल्ड है और प्रमोटर से 40 रुपए कॉल्ड है, तो ये तो गलत है. उनसे कम क्यों चार्ज किया, कम क्यों कॉल किया है. तो जब ये पारी पासू होंगे, यानी फिर बाद में अपन इनसे भी 20 रुपए कॉल कर रहे हैं, ये लेकिन बाद में किया, फिर ये 60 हो गए. तो यहां पे जब ये इक्वालिटी में आएंगे ना, यानी पारी पासू में आ जाएंगे, वहां से अपन 3 साल गिनेंगे. यानी क्या हुआ कि प्रमोटर को अलॉटमेंट किया था जनवरी में, लेकिन जब पारी पासू हुए अगस्त में,
अगस्त में जाके पारी पास हुए, तो यहां से 3 साल गिना जाएगा फॉर लॉक इन पीरियड। हालांकि अलॉटमेंट जनवरी में है, लेकिन हम जनवरी से काउंट नहीं करेंगे 3 साल, जिस वक्त पारी पास होंगे वहां से 3 साल काउंट। फिर चलते हैं 36, लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हेल्ड बाय प्रमोटर्स। अब टाइम देखो कितना है, तुम्हारा लिखा है कि मिनिमम प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स referred to under 32(1)(a) shall be locked in for a period of 3 years from the date of commencement of commercial production or the date of allotment, whichever is later. तो ये नॉर्मल रूल है, 3 साल का लॉक इन है। कहां से देखेंगे 3 साल? अलॉटमेंट से। लेकिन अगर अलॉटमेंट कमर्शियल प्रोडक्शन के पहले का है तो फिर कमर्शियल प्रोडक्शन जब स्टार्ट होता है वहां से 3 साल का लॉक इन रहेगा। So commencement of commercial production or the date of allotment, whichever is later, वहां से हम शुरू करेंगे 3 साल। Then promoters holding in excess, वो जो excess वाला था उनका मिनिमम से ऊपर अगर वो खरीदते हैं कुछ भी, तो वो लॉक इन रहेगा for 1 year। यानी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन था 20%, अगर वो खरीदते हैं 40%, तो क्या होगा? जो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन वाला है वो 3 साल के लिए लॉक इन है, और जो एक्सेस है वो 1 साल के लिए लॉक इन है। प्रोवाइडेड दैट एक्सेस प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन एज प्रोवाइडेड इन प्रोविजो टू क्लॉज बी ऑफ 34 शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू लॉक इन। एक्सप्लेनेशन तो कोई काम का नहीं है। देन लॉक इन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स, पर्सन्स अदर देन प्रमोटर्स, तो उसमें क्या बोलता है? इन केस ऑफ एन आईपीओ the entire pre-issue capital held by persons other than promoters shall be locked in for a period of 1 year. अब ये क्या है? देखो, ये प्री इशू रहता है ना, इशू लाने के पहले अपना कैपिटल था, प्रमोटर्स के पास 40 था और अदर्स के पास 60 था, और फिर हम आईपीओ लेके आए। तो आईपीओ जब लेके आए तो आईपीओ वाज ऑफ से 500, तो ये जो 60 वाले थे ना अदर्स, ये प्रमोटर तो नहीं थे बेचारे, ये प्रमोटर तो 3 साल के लॉक इन हो जाएंगे, लेकिन ये जो अदर्स है इनका भी कैपिटल लॉक इन हो जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। आईपीओ लाने के पहले के जो शेयर होल्डर्स है वो 1 साल के लिए लॉक इन होंगे। तो ये कौन रहते हैं? ये दोस्त रिश्तेदार वगैरह रहते हैं। जैसे हमने अभी कंपनी बनाया, 10 दोस्तों ने मिलकर कंपनी बनाई, पब्लिक कंपनी, फिर हमारे तो हम 10 तो प्रमोटर्स हो गए, वी हैव फॉर्म द कंपनी। फिर हमारे रिश्तेदार वगैरह को हमने थोड़े थोड़े शेयर्स अलॉट किए थे, फिर बाद में आईपीओ लेके आए। तो ये पहले क्या था? प्राइवेट इशू रहता है, फिर बाद में आईपीओ आता है। तो ये हमारे जो रिश्तेदार वगैरह लोग हैं इनको भी 1 साल का लॉक इन लग जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस रेगुलेशन शैल अप्लाई टू equity shares allotted to employees under employee stock option or employee stock purchase scheme of the issuer prior to the IPO if the issuer has made full disclosure with respect to such options or scheme in accordance with party। तो मान लो कि हमने हमारे एम्प्लॉइज को कुछ शेयर्स दे के रखे हैं, तो उस पर ये लॉक इन नहीं लगेगा। An equity shares held by venture capital fund or alternative investment fund of category 1 or a foreign venture capital investor, उनको भी लॉक इन नहीं लगेगा। वेंचर कैपिटल फंड ने अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया था आईपीओ लाने के पहले, तो उनको ये लॉक इन नहीं लगेगा। And provided that such equity shares shall be locked in for a period of at least 1 year from the date of purchase by the venture capital fund or the alternative investment fund or the foreign venture investment fund. An explanation says that for the purpose of clause B, in case such equity shares have resulted pursuant to conversion of fully paid compulsorily convertible security, the holding period, ये convertible debentures से फिर shares में convert हुए, अगर वो वाले शेयर्स है कन्वर्टिबल डिबेंचर थे पहले, फिर शेयर्स में कन्वर्ट हुए, तो उसको लॉक इन कहां से लगाएंगे? शेयर्स में कन्वर्ट होने के बाद 3 साल लॉक इन लगाएंगे क्या, कि डिबेंचर प्लस शेयर मिला के 3 साल देखेंगे? तो मिलाकर देखेंगे। तो वहां लिखा है द होल्डिंग पीरियड ऑफ सच कन्वर्टिबल सिक्योरिटी एज वेल एज द रिजल्टेंट इक्विटी टुगेदर शैल बी कंसिडर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, या 3 साल के लिए भी, जो 3 साल का लॉक इन पीरियड है
तो उसमें भी, और जो एक्सेस वाले हैं तो एक्सेस को 1 ईयर है तो उसमें भी, दोनों को मिलाकर देखा जाता है। Then lock-in of specified security lent to stabilizing agent under green shoe option। ये green shoe option में आपको समझ में आएगा, अभी तो कुछ समझेगा नहीं तो इसको छोड़ दो, मैं बताऊंगा क्या है। Then pledge of locked in specified securities। जो locked in security उसको आप pledge कर सकते क्या, तो यहां लिखा है specified security held by promoters and locked in may be pledged with any scheduled commercial bank or public financial institution as collateral security for loan granted by such bank or institution subject to the following. If the specified securities are locked in terms of A of 36, the loan has been granted by such bank or institution for the purpose of financing one or more of the objects of the issue, and pledge of specified security is one of the terms of sanction of the loan। कहने का मतलब क्या, देखो आप प्रमोटर हैं, आपके पास 10 लाख के शेयर्स और ये लॉक्ड इन है, 3 साल के लिए लॉक्ड इन है। अब सवाल यह है कि आप इनको प्लेज करके लोन ले सकते क्या, तो सवाल आया कि लोन क्यों ले रहे, अरे ऐसे ही घर बनाने के लिए खुद का, तो आंसर है नहीं ले सकते, यू कैन नॉट प्लेज। फॉरेन घूमने जाना था, नहीं ले सकते। मोटर कार खरीदनी थी इसलिए लोन चाहिए, नहीं ले सकते। कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स है उसमें बैंक फाइनेंस है, तो बैंक ने कंडीशन डाला कि जो प्रमोटर्स है वो उनके शेयर्स हमारे पास प्लेज करेंगे तो हम कंपनी को लोन देंगे, तो आप प्लेज कर सकते हो। समझ में? तो प्लेज करना अलाउड है, लेकिन कौन से केस में, जहां बैंक या इंस्टीट्यूशन लोन दे रहा है कंपनी को फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी, और बैंक ने कंडीशन डाला है, स्टिपुलेशन डाला है कंपनी के ऊपर कि जो प्रमोटर्स के शेयर्स है वो हमारे पास प्लेज करो तो हम तुमको लोन देंगे, तो फिर उनको प्लेज करना पड़ेगा क्योंकि कंपनी को फायदा होने वाला है, तो वहां पर अलाउड है। और दूसरा पॉइंट कहता है कि इफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर लॉक्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज बी एंड द प्लेज ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज वन ऑफ द टर्म्स ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन, इस पे भी वही है कि लोन का अगर एक सैंक्शन का कंडीशन डाला है बैंक ने कि ये सिक्योरिटी अगर आप प्लेज करोगे तो ही हम आपको लोन देंगे फॉर द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो फिर अपन रख सकते हैं। फिर लास्ट पॉइंट है उसमें ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लॉक्ड इन सिक्योरिटी। क्या ये ट्रांसफर हो सकते हैं लॉक इन पीरियड के अंदर? तो आप कहेंगे कैसे होंगे, लॉक इन का मतलब ही क्या है? फिर हो सकते हैं, मैं कहूंगा किसको, एक प्रमोटर दूसरे प्रमोटर को ट्रांसफर कर सकता है इवन ड्यूरिंग द लॉक इन पीरियड, लेकिन प्रमोटर ग्रुप जो है उसके बाहर ये शेयर्स नहीं जा सकते। अमंग्स द प्रमोटर्स दे कैन ट्रांसफर दीज सिक्योरिटीज। तो उसमें लिखा, देखो पहले तो वो लिखा है सब्जेक्ट टू सेबी सब्सटैंशियल रेगुलेशंस, वो तो जाने दो आप, कोई काम का नहीं है। द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज हेल्ड बाय प्रमोटर्स एंड लॉक्ड इन may be transferred to another promoter or any person of the promoter group or a new promoter or a person in control of the issuer, and this is specified securities held by persons other than promoters, promoters के अलावा जो लोग हैं जिनको अपन ने 1 साल का लॉक इन लगा दिया था ना, may be transferred to any other person holding the specified securities which are locked in along with the securities proposed to be transferred। यानी हमारी जैसा और एक मेंबर था पुराना, तो उसको अपन आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इंटर से ट्रांसफर। जो कैटेगरी के लोग हैं जिनको लॉक इन लगा हुआ है वो आपस में एक दूसरे को बेच सकते हैं इंटर से, बट नॉट आउटसाइड। और जो लॉक इन पीरियड है वो कंटिन्यू रहेगा ट्रांसफरी के हाथ में, कंटिन्यू रहेगा ट्रांसफरी के हाथ में फॉर द बैलेंस नंबर ऑफ डेज। So that was promoters contribution and lock-in, छोटा सा चैप्टर था। Then going on to the next chapter, minimum offer to public, reservation, etc. तो यहां क्या बोलता है, देखो
The minimum net offer to public shall be subject to regulations under Rule 19 of Security Contract Regulation Act, यानी Regulation Rules of 1957. तो इसको अपने को पढ़ने का नहीं है, कोर्स में नहीं है. Then reservation on competitive basis, ये पढ़ने का है. In case of an issue made through book building process, BB को अंडरलाइन कर लो. The issuer may make reservation on competitive basis. ये अंडरलाइन करो, competitive basis. समझाता हूं क्या है. Out of the issue size, excluding promoters' contribution and net offer to public, in favor of the following categories of persons. Promoter and net offer to public के अलावा हम reservation रख सकते हैं. किसके लिए? तो देखो, Number 1, employees. In case of a new issuer, persons who are in the permanent and full-time employment of the promoting company, promoting companies. अब देखो, in employees and in case of, तो इसका मतलब क्या है कि अगर अपनी नई कंपनी है, न्यूली फॉर्म कंपनी, तो नई कंपनी के तो कोई एम्प्लॉयज रहेंगे ही नहीं. अभी तो पैसा आएगा, फिर एम्प्लॉयमेंट में लोगों को लेंगे, फिर कंपनी बनेगी, फिर प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, लंबा टाइम. ये तो अभी पेपर पैसिव कंपनी, तो उसके तो एम्प्लॉयज है ही नहीं. तो अपन क्या करेंगे कि जो प्रमोटिंग कंपनी है, जिस कंपनी ने ये नई कंपनी को प्रमोट किया था, उसके एम्प्लॉयज को शेयर्स ऑफर कर सकते हैं. और अगर ये कंपनी भी एग्जिस्टिंग है, अपनी कंपनी जो एग्जिस्टिंग है, पुरानी कंपनी है, तो उसमें 10,000 एम्प्लॉयज है, तो हम एम्प्लॉयज के लिए कुछ पोर्शन ऑफ शेयर्स रिजर्व करके रखेंगे, वो उनको देने के लिए. ठीक है. और हमारे जो प्रमोटर कंपनी है उनके लिए भी रख सकते हैं, दोनों के लिए रख सकते हैं. फिर तो अपने कंपनी के एम्प्लॉयज है और प्रमोटर कंपनी के भी है, तो दोनों के लिए. और अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज है ही नहीं, तो फिर प्रमोटर्स के लिए. लेकिन कौन से एम्प्लॉयज? परमानेंट एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में जो है, सिर्फ उनके लिए रख सकते हैं. एंड इमीडिएट रिलेटिव ऑफ प्रमोटर्स ऑफ सच कंपनी. देन shareholders of listed promoting company in case of a new issuer and listed group companies in case of existing issuer. यानी हमारे जो प्रमोटर कंपनी है उनके एम्प्लॉयज के लिए रखा, तो उनके शेयर होल्डर्स के लिए नहीं रखेंगे क्या? उनके लिए भी रखना पड़ेंगे, उनके लिए भी रखेंगे. तो ये क्या है? देखो, मैं आपको रिजर्वेशन बता देता हूँ. रिजर्वेशन का मतलब क्या है कि घर में मिठाई बनी है, बहुत बढ़िया मिठाई बनी है, एक नंबर. तो और ये क्या है कि ओकेजन है, तो पब्लिक को बांटने का है. लड्डू बनाए घर में, बहुत सारे बने, और पब्लिक को बांटने का है रास्ते पे रख के. लेकिन मम्मी क्या करती है? रिजर्वेशन रखती ना, कि अपनी बच्ची अभी गई है कॉलेज, तो उसके लिए 2 लड्डू अलग रख दो. और बेटा गया है सीए क्लास में, तो उसके लिए 4 लड्डू अलग रख दो. सीए क्लास में गया ना, बहुत दिमाग खराब होगा, बहुत भूख लगेंगे आने के बाद, तो 4 लड्डू रख दो. ऐसा नहीं कि बेटा इसलिए 4, नो, मगर सीए कर रहा है इसलिए 4. और छोटी बेटी है, वो भी स्कूल में है, उसके लिए 2 लड्डू अलग रख देंगे. हस्बैंड ऑफिस गए, कोई जरूरत नहीं है, 9 लड्डू. तो ऐसे मम्मी क्या करती है कि रिजर्वेशन रखती है ना, हस्बैंड को छोड़ के बाकी सबके लिए रिजर्वेशन रखा जाता है. तो वो है, ये ऐसे ही है कि हमारे जो प्रमोटिंग कंपनी है उनके एम्प्लॉयज के लिए कुछ शेयर्स, फिर कुछ उनके शेयर होल्डर्स के लिए. और अगर हम भी एग्जिस्टिंग कंपनी है, तो फिर हमारे जो पूरे ग्रुप की कंपनीज है, वो सबके लिए, सारे रिश्तेदारों के लिए अपन थोड़ा सा रिजर्वेशन करके रखेंगे. प्रोवाइडेड दैट इफ द प्रमोटिंग कंपनीज आर डेजिग्नेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्रमोटिंग कंपनी अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या स्टेट एंड सेंट्रल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, द शेयर होल्डर्स ऑफ सच प्रमोटिंग कंपनीज शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन. Then persons who, as on the date of filing of the draft offer document with the board, are associated with the issuer as depositors, bondholders or subscribers to services. याद है आपको पिछले 1-2 लेक्चर के पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एयरटेल क्या करेगा? याद है एयरटेल क्या करेगा? जितने सब्सक्राइबर्स है उसके, जितने उसके सिम कार्ड होल्डर्स है, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन करके रख सकता है. 2-2 शेयर सबके लिए रिजर्व करेंगे, या 4-4, जो भी है,
रिजर्व कर सकते है ना, तो उनके लिए भी रिजर्वेशन कर सकते। फिर हमारे जो डिपॉजिटर्स है, जो बॉन्ड होल्डर्स है हमारे, उनके लिए रिजर्वेशन रख सकते। प्रोवाइडेड दैट द इशूअर शैल नॉट मेक द रिजर्वेशन टू द इशू मैनेजमेंट टीम, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो इशू मैनेजमेंट टीम है हमारा, यानी मर्चेंट बैंकर्स जो है पूरे, जो इशू मैनेजमेंट टीम में है, और बाकी इंटरमीडिएरीज जो है सब हमारे जो काम कर रहे हैं इसके अंदर, उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। दे शुड बी इंडिपेंडेंट पर्सन्स। अगर उनके लिए रिजर्वेशन रखा तो वो तो खुद की फायदे की बात सोचेंगे। तो वहां लिखा है कि उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं। इशू मैनेजमेंट टीम, syndicate members, their promoters, directors and employees, and for the group or associate companies of the issue management team, syndicate members, promoters, directors and employees. तो प्रमोटर ग्रुप में जितने भी लोग हैं, यानी कि सॉरी मैनेजमेंट टीम में जितने भी लोग हैं, उनके प्रमोटर कंपनीज, उनके डायरेक्टर्स, उनके एम्प्लॉइज, किसी के लिए भी कोई रिजर्वेशन नहीं। हाँ, तो अब मेरे को एक बात और समझाना है आपको कि ये जो लिखा था ना कि ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस, तो उसका मतलब क्या है देखो। तो हमने डिसाइड किया कि हम टोटल 1000 का इशू ला रहे हैं, 1000 करोड़ लैक्स जो भी, उसमें से प्रमोटर को देना है मान लो कि 200, फिर पब्लिक को देना है मान लो कि 700, तो फिर जो बच गया 100 तो वो अपन रिजर्वेशन में रखेंगे। तो ये किस किस के लिए रख सकते हैं? एम्प्लॉइज के लिए। एम्प्लॉइज कौन से? अपने प्रमोटर कंपनी के एम्प्लॉइज, फिर प्रमोटर कंपनी के शेयर होल्डर्स, फिर उनके डिपॉजिटर्स और बॉन्ड होल्डर्स, या फिर हमारे सब्सक्राइबर्स टू आवर सर्विसेज। तो ऐसे सब के लिए अपन रख सकते हैं। जैसे अभी फारूका क्लासेस का भी ऑफर आएगा, पब्लिक ऑफर, तो उसमें क्या है कि आप लोगों के लिए मैं रिजर्वेशन रखूंगा कि जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीवीडी परचेज किया है, उनके लिए मैं थोड़े से शेयर्स रिजर्व कर दूंगा। अब इसमें क्या बोला है? कॉम्पिटिटिव बेसिस। इसका मतलब क्या है कि रिजर्वेशन 2 टाइप के होते हैं। एक स्पेसिफिक, जैसे राइट ऑफर आता है ना, कि मैं हर सब्सक्राइबर को, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं सबको 5-5 शेयर ऑफर करूंगा कि देखो आपको 5 शेयर लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, कंपलसरी थोड़ी रहता है। आई विल गिव यू एन ऑफर ऑफ 5 शेयर्स ईच। तो मेरे अगर मान लो कि 10,000 स्टूडेंट्स है, सबके लिए 5-5 शेयर में रिजर्व कर दूंगा, यानी टोटल 50,000 शेयर अलग रख दूंगा जो आपके लिए है। लेना है तो लो, नहीं लेना मत लो, डरने का नहीं। ये होता है फिक्स्ड रिजर्वेशन। और दूसरा होता है ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस। तो ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस में क्या होगा कि मैंने आपको कहा कि देखो आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने 50,000 शेयर्स रख दिए हैं, लेकिन किसी एक के लिए मैंने लिमिट नहीं लगाई है। यू कैन कॉम्पीट इन दिस 50,000। तो एक स्टूडेंट कहेगा मेरे को पूरे 50,000 शेयर्स चाहिए, एक कहेगा मेरे को 40 चाहिए, एक कहेगा 30 चाहिए, एक कहेगा 20,000 चाहिए। करो, कॉम्पीट, आने दो ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर अपन देखेंगे प्रोराटा बेसिस पर अलॉट करेंगे। तो उसको कॉम्पिटिटिव रिजर्वेशन कहते हैं। तो यहां लिखा था कि अगर ये बीबी प्रोसेस है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में अगर हम ला रहे हैं, तो वी हैव टू कीप कॉम्पिटिटिव रिजर्वेशन। फिक्स नहीं रख सकते, इट हैज टू बी कॉम्पिटिटिव। तो जितने वो कैटेगरी के लोग हैं वो कॉम्पीट करेंगे उसके अंदर, दे विल सेंड देयर ऑफर्स, फिर हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन है तो प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, और वो भी किसको? सक्सेसफुल बिडर्स को। फिर लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, इन केस ऑफ एन इशू मेड अदर देन बीबी, बीबी के अलावा अगर है, यानी नॉर्मल फिक्स प्राइस वाला है, द इशूअर मे मेक रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस आउट ऑफ द इशू साइज excluding promoters contribution and net offer to public in favor of following categories of persons। तो यहां भी बोला है कि अपन कॉम्पिटिटिव बेसिस पे इन लोगों के लिए रख सकते हैं। कौन से? तो वही लोग हैं फिर से, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देन पॉइंट नंबर 3 कहता है, इन केस ऑफ एन एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर not being a composite issue, issuer may make reservation on competitive basis out of the issue size excluding promoters contribution and net offer to public in favor of retail individual shareholders of the issuer। FPO के केस में जो हमारे प्रेजेंट रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स है, यानी जिनके पास 2 लाख से कम के शेयर्स, उनके लिए हम एक रिजर्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। गरीब शेयर होल्डर्स के लिए एक रिजर्वेशन हम रख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन एंड नेट ऑफर टू पब्लिक।
Then reservation on competitive basis again shall be subject to following conditions. The aggregate of reservations for employees shall not exceed 5% of the post issue capital of the issuer. अब देखो लिमिट्स क्या है, रिजर्वेशन की लिमिट क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन थोड़ी है कि जिसमें 50-60% सेपरेट क्लासेस के लिए रिजर्व कर दिया, ऐसे नहीं. तो यहां पे लिखा है कि 5% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल. 5% ऑफ ऑफर साइज नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना. ऑफर साइज है ना, अभी जो ऑफर आ रहा है. पोस्ट इशू कैपिटल बोला तो जो पुराना ऑफर यानी पुराने शेयर्स ऑलरेडी है प्लस जो नए आने वाले हैं दोनों मिलाकर, वो होता है पोस्ट इशू कैपिटल. उसका 5% आप रख सकते हैं एम्प्लॉइज के लिए. देन रिजर्वेशन फॉर शेयर होल्डर्स शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द इशू साइज. यहां इशू साइज का 10% बोला है. Then reservation for persons who are as on the date of filing of the draft offer having business association or depositors, bond holders or subscribers to services. ये जो कैटेगरी है, जैसे एयरटेल की बात कर रहे थे अपन, with the issuer shall not exceed 5% of the issue size. उनके लिए 5% रिजर्वेशन रखा जा सकता है. And no further application for subscription in the net offer to public category shall be entertained from any person except employee and retail individual shareholders in favor of whom the reservation on competitive basis is made. जिनके लिए कॉम्पिटिटिव बेसिस पे रिजर्वेशन रखा गया है, जैसे मैंने कहा 50,000 शेयर्स मैंने निकाल के अलग रख दिए, तो ये लोग फिर नेट ऑफर टू पब्लिक पोर्शन जो है उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते. यानी इनको रिजर्व किया तो ये यहीं पे आएंगे, ये नेट ऑफर टू पब्लिक में नहीं आएंगे. जैसे मैंने कहा कि बेटी के लिए 2 लड्डू अलग रख दिए फ्रिज में मम्मी ने, तो बेटी जब घर आएगी कॉलेज से तो क्या वो बाहर जो बट रहे हैं रास्ते पे बड़े बड़े प्लेट लगा के हम लोगों को बांट रहे, क्या वहां भी खड़े रह के खाएंगी? क्या नहीं, उसको घर में आके अलग से ही खाना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन इसमें 2 एक्सेप्शन है, एम्प्लॉइज एंड रिटेल इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स. जो हमारे रिटेल शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग वाले 2 लाख से कम वाले, उनको अपन थोड़ी रोक सकते कि तुम्हारे लिए रिजर्व कर दिया है तुम सिर्फ इसमें से लो और नेट ऑफर टू पब्लिक में कॉम्पीट मत करो. उनको नहीं रोक सकते. जो तो पब्लिक के पार्ट वो तो कभी भी कर सकते. सिमिलरली एम्प्लॉइज को नहीं रोक सकते. लेकिन बाकी जो कैटेगरीज के लिए अगर आपने रिजर्वेशन बनाया है तो फिर उनको नेट ऑफर टू पब्लिक में रोका जा सकता है. क्यों इतने कंडीशन बनाते पागल जैसे? अरे आने दो सबको, रिजर्वेशन में भी आने दो, बाहर भी आने दो, क्या फर्क पड़ता है? आई डोंट नो. Then any unsubscribed portion in any reserve category may be added to any other reserve category, and the unsubscribed portion, if any, after such interadjustment among the reserve categories shall be added to net offer to public category. क्या समझ में आया? अरे देखो, हमने एम्प्लॉइज के लिए रिजर्वेशन में रखे थे कुछ शेयर्स और हमारे पुराने शेयर होल्डर्स के लिए भी रिजर्वेशन में रखे थे, या हमारे प्रमोटर कंपनी के शेयर होल्डर्स वगैरह के लिए. तो ऐसा हो सकता है ना कि एक कैटेगरी में अंडर सब्सक्रिप्शन आए और एक कैटेगरी में ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए. बेटी घर आके कहती है कि नो 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 2 लड्डू नहीं, मैं मोटी हो जाऊंगी, आई लोट ईट ओनली हाफ अ लड्डू. उन्हें आधा ही लड्डू खाया. और जब भाई घर पे आया सीए करने वाला तो 4 लड्डू ऑलरेडी उसके लिए थे रिजर्वेशन में, वो 4 तो खा गया, फिर कहता है कि भूख लगी है और चाहिए मुझे. तो मां क्या करती है कि बेटी के जो 1.5 लड्डू बचा हुआ है वो भाई को दे देंगी. सो दैट इज कॉल्ड एज स्पिल ओवर. इसको स्पिल ओवर भी कहते हैं. तो वो वहां लिखा है देखो कि ये एक रिजर्व कैटेगरी थी, वो दूसरी रिजर्व कैटेगरी थी. अब एक में शेयर्स लेने वाले लोग कम हो गए तो शेयर्स बच गए, तो वो अपन ऐड कर देंगे दूसरी कैटेगरी. लेकिन पहले नेट ऑफर टू पब्लिक में ऐड नहीं करेंगे, पहले रिजर्व से रिजर्व में जाएंगे. ठीक है, तो भाई को 1.5 लड्डू उसकी प्लेट में डाल दिए. ऐसा लगा मां को कि खा लेंगे, लेकिन भाई आया वो 4.5 लड्डू ही खाए, फिर एक बच गया, वो फिर नेट ऑफर टू पब्लिक में डाल देंगे. तो वो नौकर को देंगे, जाओ वो बाहर पब्लिक खड़ी है, लड्डू कम पड़ रहे, वहां दे के आ जाओ, नेट ऑफर टू पब्लिक. तो पहले रिजर्व से रिजर्व में एडजस्टमेंट होगा, बाद में नेट ऑफर टू पब्लिक में जाएगा.
देन इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन द नेट ऑफर टू पब्लिक कैटेगरी, अगर उल्टा हो गया, पब्लिक में लोग कम आ गए, बाहर जो हमने लगाए थे बहुत सारे लड्डू के लोग आएंगे लेके जाएंगे, तो आज कोई नहीं आया, या आए लेकिन बहुत कम लोग आए, क्यों? सबका पेट भरा हुआ था, बाजू वाले पंडाल में बहुत बढ़िया खाना था, शादी का हॉल उन्होंने फ्री कर दिया, जो भी आने जाने सबको खिला रहे, तो साला अपने पास लड्डू लेने को आया ही नहीं, बच गए। भाई घर पे आया, वो कहता मेरे को बहुत भूख लगी है, लाओ मेरे को 50 लड्डू दो, कुंभकर्ण भाई था, तो उसको देंगे क्या? यस, वहां बच गए ना, फिर लाके इसको खिला देंगे। तो वो देखो उसमें दिया है, इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन इन द नेट ऑफर टू पब्लिक कैटेगरी, स्पिल ओवर to the extent of under subscription shall be permitted from the reserve category to net offer to public category। तो यहाँ भाई को 4 लड्डू पहले फ्रिज में से निकाल के खिला देंगे, फिर उसको कहेंगे जा बेटा जा, माँ कहेंगी जा जा, वो बाहर जा, वहां बहुत सारे लड्डू रखे, खा ले जाके जितने खाना है। तो इसको स्पिल ओवर भी कहते हैं, जिसमें आपको कहा। देन वैल्यू ऑफ अलॉटमेंट टू एनी एम्प्लॉई इन पर्सन्स ऑफ रिजर्वेशन मेड अंडर 1 and 2 as the case may be shall not exceed 2 लाख रुपीस। एम्प्लॉई के लिए 2 लाख रुपए तक का रिजर्वेशन रहेगा, मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, वो तो ठीक है। Then in case of reserved categories, a single applicant in the reserved category may make an application for a number of specified securities which exceeds the reservation। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पिल ओवर में बाद में मिल सकते हैं ना आपको, तो you can exceed the reservation। फिर देखो एक्सप्लेनेशन दिया है, रिजर्वेशन ऑन कॉम्पिटिटिव बेसिस का मतलब क्या है, जो मैंने आपको समझाया। मीन्स रिजर्वेशन वेर इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज आर अलॉटेड इन प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज अप्लाइड फॉर in respect of particular reserve category to the number of specified securities reserved for that category। प्रोपोर्शन में देंगे, यानी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करेंगे। यानी ऐसा नहीं है कि सब पे लिमिट लगा दिया कि आप 2 शेयर, आप 2 शेयर, आप 2 शेयर, नहीं, मेरे पास रिजर्व है 50,000 शेयर्स, आपको जितने शेयर्स के लिए डिमांड करना है आप कर सकते हो, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आएगा तो अपन प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट करेंगे। देन एलोकेशन इन नेट ऑफर टू पब्लिक, इसमें भी देखो, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्वेश्चन आता है। नेट ऑफर टू पब्लिक पोर्शन जो रखा है अपन ने, ये तो एक देखो, तो अपने अभी टोटल कितने हो गए, एक प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन हो जाता है, फिर अगर राइट इशू है तो एक राइट इशू हो जाता है, फिर रिजर्वेशंस हो जाते हैं, जो बचा उसको कहते हैं नेट ऑफर टू पब्लिक। तो अपना अगर मान लो कि 1000 का टोटल इशू है, तो अपन अलग अलग कैटेगरीज रख सकते हैं। एक अपन रखेंगे प्रमोटर्स, है ना, उनको दे दिया अपन ने 200। फिर हो सकता है कि हमारे पास है राइट्स कैटेगरी, अच्छा राइट है तो फिर प्रमोटर का उधर कम हो जाएगा, 1 मिनट, क्योंकि प्रमोटर्स का जो आता है वो 20% ऑफ किसका आता है, राइट को छोड़ के आता है। तो मान लो कि टोटल 1000 है, इसमें से सबसे पहले तो अपन ने राइट को अलग कर दिया, तो राइट में अपन प्रेजेंट शेयर होल्डर्स को दे रहे 100, बाकी 900 जा रहा है नेट ऑफर टू पब्लिक में, लेकिन उसमें से फिर हमने कुछ रिजर्वेशन कर दिए, तो रिजर्वेशन कैटेगरी में हमने डाल दिए 100, फिर बैलेंस आया 800, तो 800 में फिर आएगा प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, तो 800 का 20% 160, और फिर बचेगा नेट ऑफर टू पब्लिक, इसको बोलते हैं नेट ऑफर टू पब्लिक। कितना बचा, 640। तो इस तरह से अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। तो अब देखो क्या लिखा है कि ये जो 640 है नेट ऑफर टू पब्लिक वाला, इसमें से किसको कितने देना है, ये देखो, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन इस पे आता है एग्जाम में। एलोकेशन इन नेट ऑफर टू पब्लिक, नो पर्सन शैल मेक एन एप्लीकेशन इन नेट ऑफर टू पब्लिक कैटेगरी फॉर दैट नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विच एक्सीड्स द नंबर ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ऑफर्ड टू पब्लिक। कोई कहने की जरूरत थी क्या, लेकिन लिखा है, चलो ठीक है, लिखा है। क्या मतलब उसका कि हमने 640 शेयर्स मानो नेट ऑफर टू पब्लिक में रखा है, तो कोई भी एप्लीकेंट 640 से ज्यादा के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकता ना, ऑब्वियस है ना। अगर आप मेरी दुकान में आए
मेरी मिठाई की दुकान है और मेरे पास सिर्फ 4 किलो मिठाई बची है, हाँ, तो आप कितने का ऑफर दे सकते? 10 किलो का देंगे क्या? अरे 4 किलो का ही तो देंगे ना, उतनी अवेलेबल है तो उतना ही ऑर्डर देना पड़ेगा, उससे ज्यादा कैसे देंगे? तो वो वहां लिखा है, नो पर्सन शैल मेक एन एप्लीकेशन इन नेट ऑफर टू पब्लिक फॉर दैट नंबर ऑफ शेयर्स विच एक्सीड्स द नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर टू पब्लिक। चलो जाने दो, सिंपल पॉइंट। 640 शेयर्स हमने वहां रखे हैं, तो 640 का ही ऑफर कोई भी दे सकता है, या उससे कम दे सकता है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। देन अब ये सेकेंड पॉइंट काम का है, इन एन इशू मेड थ्रू बीबी, अंडरलाइन करो बीबी, the allocation in the net offer to public category shall be made as follows: not less than 35% to retail individual investors। retail individual investor का मतलब जो 2 लाख से कम का एप्लीकेशन करते हैं, they are subscribing for less than 2 lakh, they are called as retail individual investor। तो उनके लिए अपने को कितना रखना है? इक्वल टू और मोर देन 35%, नॉट लेस देन बोला है ना, यानी इक्वल टू और मोर देन 35% उनके लिए रखना है। देन नॉट लेस देन 15% टू नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी जो बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे फारूक हक ने कितना पैसे का इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है? 50 लाख। मैं कंपनी के शेयर्स में 50 लाख सब्सक्राइब कर रहा हूं, 80 लाख, 90 लाख, उससे कम तो मैं बात नहीं करता। तो फिर मैं कौन हुआ? मैं हुआ नॉन इंस्टीट्यूशनल बट ऑल्सो नॉट अ रिटेल। मैं रिटेल वाला नहीं हूं, मैं इंस्टीट्यूशन भी नहीं हूं, तो मैं इसमें आता हूं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हमारे लिए कितना रखा जाएगा? 15%। ये भी इक्वल टू और मोर देन 15 है, 15% हमारे लिए रखा जाएगा। एंड नॉट मोर देन 50% टू QIBs यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इनके लिए लिखा है नॉट मोर देन, यानी इनका रहेगा लेस देन और इक्वल टू 50%। %5 of which shall be allocated to mutual funds। तो ये 50 में भी 5 किसके लिए रहेगा? म्यूचुअल फंड्स के लिए रहेगा, जो QIB की डेफिनेशन में आते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो उसमें म्यूचुअल फंड लोग भी आए और बैंक्स भी आए वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोग आए, तो 5% म्यूचुअल फंड्स के लिए मिनिमम रखना पड़ेगा। Provided further that in addition to 5% allocation available in terms of clause C, mutual fund shall be eligible for allocation under the balance available for qualified institutional buyers। तो कहने का मतलब क्या है इसका प्रोविजो का, कि ये 5% जो रखने को बोला है म्यूचुअल फंड्स के लिए, ये मैक्सिमम 5% नहीं है, ये मिनिमम 5%। यानी 5% म्यूचुअल फंड को तो देना ही देना है, उसके अलावा और भी दे सकते हो। इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू 5, इट इज मिनिमम 5। कुछ समझ में आया? क्या समझा? मिनिमम 35 किसके लिए रखेंगे? रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। 15% वो भी इंडिविजुअल है, लेकिन कौन है? नॉन इंस्टीट्यूशनल, या उसमें कॉर्पोरेट्स भी आएंगे, फर्म्स भी आएंगे, बहुत सारे लोग जो एप्लीकेशन करते हैं। खैर फर्म के नाम से तो करता नहीं है, पार्टनर के नाम से कर सकता है, तो उनके लिए क्या रखेंगे अपन? 15। और 50% किसके लिए रखेंगे? QIBs के लिए, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। उसमें से 5% किसके लिए? म्यूचुअल फंड्स के लिए। Now before we go ahead, let's take a few permutations and combinations of this। तो पहला क्वेश्चन, क्या आप रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए 35 से ज्यादा रख सकते हो? यस। कम नहीं। फिर जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनके लिए 15 से ज्यादा रख सकते हो? यस। कम नहीं। तो मान लो कि हमने फिक्स किया है 40% फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, 20% फॉर नॉन इंस्टीट्यूशनल, चलेगा। तो 40 और 20 कितना हुआ? 60। तो फिर QIBs के लिए कितना रखेंगे अपन? 40। तो QIB का 50 से कम कर सकते क्या? यस। तो इसलिए उल्टा लिखा है, देखो यहां लेस देन कर सकते, QIB के लिए 50 से कम कर सकते, ठीक है, लेकिन QIB को 50 से ज्यादा कर सकते क्या? नहीं। 50 से ज्यादा नहीं कर सकते, 50 से कम कर सकते उनका।
इन दोनों का बढ़ा सकते हो, लेकिन इसका कम कर सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। समझ में? और 40 हमने रखा है QIBs के लिए, उसमें से रखा है 20 म्यूचुअल फंड के लिए, तो कर सकते क्या? यस, म्यूचुअल फंड को 5 देना है, 5 से ज्यादा दे सकते, 5 से कम नहीं। तो इस तरह से अलग अलग परम्यूटेशंस होंगे। ठीक है, फिर आगे लिखता है, इन एन इशू मेड थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस अंडर सब रेगुलेशन 2 ऑफ 26। अब ये क्या है 2 ऑफ 26? ये हमने कल देखा था। ये है वो जो 5 कंडीशंस थे जिसमें आप फिक्स प्राइस पे फिर इशू निकाल सकते थे, पब्लिक इशू के 5 कंडीशंस, वही नेटवर्थ ससुर जी वाला केस। और फिर हमने देखा था उसमें सब रूल 2 में कि अगर आपने वो 5 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो फिर कंपल्सरीली बुक बिल्डिंग लाना पड़ता है और 75% रिजर्वेशन रखना पड़ता है। किसके लिए? QIBs के लिए। तो फिर वो अगर रूल फॉलो करेंगे तो ये लफड़ा हो जाएगा नहीं था। इधर तो बोला है कि आप QIB को 50 से ऊपर नहीं दे सकते, तो फिर वहां क्या होगा? वहां तो 75 बोला है, तो यहां लिखा है कि उस केस में देखो नया केस आ गया। तो क्योंकि वहां 75% QIB को देना है तो वो यहां आ गया, देखो सी पॉइंट में 75% QIB, नॉट लेस देन अभी बोला है, यानी इनको अब आप इक्वल टू और मोर देन 75% रखेंगे। किसके लिए? QIBs के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा कि रिटेल इंडिविजुअल का कम करके 10 कर दिया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल का 15 जो है वो 15 ही रखा है। और यहां बोला है नॉट मोर देन, यानी यहां हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 10%। किसके लिए? रिटेल इंडिविजुअल के लिए। एंड लेस देन और इक्वल टू 15 किसके लिए? नॉन इंस्टीट्यूशनल के लिए। एंड मिनिमम 75 या उससे ज्यादा QIBs के। तो ये क्या है कि वो वाली IPO का केस है ना, जो नई नई कंपनी है, मैंने बताया था न्यू कंपनी जिसका 3 साल से एग्जिस्टेंस नहीं है, तो उसमें क्या बोला है कि QIB को ज्यादा दो ताकि पब्लिक सेफ्टी रहे। पब्लिक का पैसा कम, QIB का ज्यादा। इफ QIB इज रेडी टू इन्वेस्ट सो मच तो फिर पब्लिक भी कर सकती है 25, ये था ना उसमें फंडा, तो फिर उसका रेशियो चेंज हो जाता है। और उसमें भी वही है 5% म्यूचुअल फंड के लिए, और प्रोविजो भी वही कहता है कि 5% से ज्यादा आप म्यूचुअल फंड को दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट कहता है, अच्छा एक पॉइंट पहले बता दूं आगे बढ़ने के पहले, कि इसमें स्पिल ओवर अलाउड रहता है। कौन से केस में? क्लॉज ए जो है ना, इसमें स्पिल ओवर रहता है कि अगर एक कैटेगरी में कम आया, जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर में कम लोगों ने सब्सक्राइब किया, तो फिर क्या, वो शेयर तो बच जाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, उसको दूसरी कैटेगरी में अपन डाल सकते हैं। लेकिन ये जो केस है 75% वाला केस, इसमें 75 से कम अगर आया तो सारा एप्लीकेशन मनी रिफंड करना पड़ेगा। यहां पे ऐसा नहीं है कि 75 से कम आया तो इन लोगों को दे दो, नो, नहीं दे सकते। वो 75 जो है वो फिक्स्ड है। अच्छा फिर आगे देखो, पॉइंट नंबर 3 में लिखता है, in an issue made through book building process, the issuer may allocate up to 60% of the portion available for allocation to QIBs to an anchor investor in accordance with the conditions in this regard. तो एंकर इन्वेस्टर को भी अपन दे सकते हैं अप टू 60%, जो QIB का रिजर्वेशन है उसमें से 60% एंकर इन्वेस्टर को दे सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर कौन होता है? वो भी QIB होता है, who invest more than 10 crores, 10 crores के ऊपर जो डालता है उसको अपन एंकर कहते हैं। देन इन एन इशू मेड अदर देन थ्रू बीबी के अलावा जो इशू आता है उसमें क्या कैटेगरीज रहेगी? देखो, मिनिमम 50% टू रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, यानी इक्वल टू और मोर देन 50 रिटेल के लिए, रिमेनिंग टू individual applicants other than retail individual investors and other investors including corporate bodies, institutions, irrespective of the number of securities applied for, and the unsubscribed portion in either of the categories may be allocated to other categories in a spillover. तो इसमें भी spillover allowed. फिर एक सेफ्टी नेट अरेंजमेंट,
ये क्या है देखो अभी, an issuer may provide for a safety net arrangement for the purpose for the specified securities offered in the public issue in consultation with the merchant banker after ascertaining financial capacity of the person offering the safety net arrangement, subject to disclosures, provided that such arrangement shall provide for an offer to purchase up to, अभी अंडरलाइन करो, मैं समझाता हूँ क्या है, up to a maximum of 1000 specified securities, 1000 को अंडरलाइन कर दो, maximum 1000 per original resident retail individual allottee, इसको भी अंडरलाइन करो, original resident retail individual allottee at the issue price, इसको भी अंडरलाइन करो, issue price within a period of 6 months को अंडरलाइन करो, 6 months from the last day of dispatch of security certificates or credit to demat account. कुछ समझ में आया? नहीं। देखो ये बहुत सिंपल चीज है। सेफ्टी नेट अरेंजमेंट ये है कि जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, गरीब लोग 2 लाख से कम वाले, अब वो बेचारे इन्वेस्ट करते हैं एंड दे आर न्यू कमर्स टू दी, बेसिकली कुछ लोग होंगे जो थोड़ा बहुत शेयर इन्वेस्ट करते भी होंगे पहले, लेकिन मोस्टली तो न्यू कमर्स रहते हैं इनटू स्टॉक मार्केट, और कंपनी में पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो बेचारे गरीब लोग हैं, किसी ने 20,000 डाला, किसी ने 30,000, किसी ने 40,000, हाँ, उनके पैसे डूबने का भी तो डर होता है ना। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं, और स्टॉक मार्केट को सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। पब्लिक इशू इज कॉल्ड एज प्राइमरी मार्केट। अब इसमें इन्वेस्ट तो कर दिया बेचारों ने, व्हाट इफ द प्राइस फॉल्स इन द मार्केट? जब लिस्टिंग होता है, लिस्टिंग होने के बाद प्राइस ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है ना। तो कंपनीज क्या करती है कि जो खास करके जो प्रमोटर्स होते हैं, जैसे फारूक हक ने कंपनी प्रमोट की, फारूक हक क्लासेस लिमिटेड करके, तो मैं प्रोस्पेक्टस में लिखूंगा क्या, आई फारूक हक अंडरटेक द सेफ्टी नेट अरेंजमेंट फॉर रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो मैं अंडरटेकिंग अगर देता हूं तो क्या अंडरटेकिंग रहता है कि अगर मार्केट में शेयर का प्राइस गिरा 6 महीने के अंदर, तो मैं खरीदने के लिए तैयार हूं इशू प्राइस के ऊपर। जो प्राइस में कंपनी ने तुम लोगों को इशू किया था, वही प्राइस पे मैं खरीद लूंगा तुम लोगों से वो शेयर्स। तो डरो मत, इन्वेस्ट करो। तो उसको सेफ्टी नेट अरेंजमेंट कहते हैं कि अगर प्राइस फॉल होगा तो मैं खरीदने के लिए तैयार, लेकिन मैं कितने शेयर्स खरीदूंगा, एक एक इन्वेस्टर से कितने खरीदूंगा, मैक्सिमम 1000, यानी 1000 की गारंटी में दे रहा हूं। आप किसी ने 4000 शेयर्स खरीदे और प्राइस गिरा, तो वो 4000 में नहीं खरीदूंगा उससे, मैं 1000 ही खरीदूंगा। सो दिस इज लाइक अ गारंटी दैट द प्राइस विल नॉट फॉल, एंड इफ इट फॉल्स आई विल परचेज योर शेयर्स, यू डोंट हैव टू वरी, मैं खरीद लूंगा। लेकिन मैक्सिमम कितने, 1000। किस प्राइस पे, इशू प्राइस पे। कितने समय में, 6 मंथ्स। तो मेरी गारंटी कितने समय तक रहेगी, 6 मंथ्स, बस, उसके बाद फिर नहीं। सो दैट इज कॉल्ड एज सेफ्टी नेट अरेंजमेंट। एक्सप्लेनेशन में दिया देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन द टर्म सेफ्टी नेट अरेंजमेंट मीन्स एन अरेंजमेंट प्रोवाइडेड बाय द इशूअर अंडर विच अ पर्सन, तो पर्सन कौन था यहाँ, फारूक हक, offers to purchase specified securities from the original resident retail individual allottees at the issue price। तो अगर कंपनी का इशू प्राइस 90 रुपए है, तो मैं 90 रुपए पे आपसे खरीदूंगा मैक्सिमम 1000 शेयर्स। और किससे, एक तो सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स से, और वो भी रेसिडेंट। अब एंजेलिना जोली ने फॉरेन से यहां इन्वेस्ट किया हमारी कंपनी में 2 लाख से कम, तो वो भी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, लेकिन उसको मैं ये प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। मैं ये प्रोटेक्शन किसको दे रहा हूं, सिर्फ रेसिडेंट रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। तो सेफ्टी नेट किसके लिए है, रेसिडेंट इंडिविजुअल रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, और वो भी ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि डुप्लीकेट नहीं ऐसा नहीं, ओरिजिनल है के अलॉटी, जिसने इन्वेस्ट किया था, जिसको शेयर अलॉट हुए। मान लो कि उसने शेयर किसी और को बेच दिए, अभी 6 महीने गुजरे नहीं है, ए ने बी को बेच दिए और फिर मार्केट फॉल हुआ, तो कैन बी क्लेम दिस मनी फ्रॉम मी, नो,
B cannot force me to purchase his shares because he is a subsequent shareholder, not original shareholder. तो ओरिजिनल का मतलब है जिसको अलॉटमेंट हुआ है, वो नहीं जिसने मार्केट से खरीदा है, मगर जिसको अलॉटमेंट से मिला है वो ओरिजिनल होता है. तो ओरिजिनल, रेसिडेंट, रिटेल, इंडिविजुअल इन्वेस्टर. तो यहां लेंगे अपन इस लेक्चर में ब्रेक, क्योंकि जो अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ग्रीन शू ऑप्शन, तो उसको टाइम लगेगा. तो विल स्टार्ट इन दी नेक्स्ट लेक्चर.